सीन शुरू होता है। बुक स्टोर के गेट से धीमी हवा अंदर घुसती है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। लिन टेबल के पास खड़ा, कप हाथ में लिए, सोचते हुए। परिणाम बुरा नहीं है। आज पहली बार किसी ग्राहक ने मेरी किताबों के स्टॉक के बारे में पूछा है। हे मैं उसके चेहरे पर खुशी की कल्पना कर सकता हूँ। यह पुस्तकालय तो मेरी इच्छा का मूर्त रूप है, जिसमें पूरे संसार का ज्ञान कैद है। किताब प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं, वो निश्चित रूप से संतुष्ट होगी। लिन गौर से देखता है। एक कोने से लूसी बाहर निकलती है। उसका चेहरा थका हुआ है, सांसें तेज हैं। लूसी हाँफते हुए, क्या क्या यह मुझे मिल सकती है? टेबल पर किताब रखती है। कवर पर लिखा है टू लिव। लिन कप नीचे रखते हुए किताब को उठाता है, ठोड़ी पर हाथ रखकर। टू लिव। यह एक अच्छी किताब है, लेकिन यह विचारोत्तेजक किताब आराम के लिए शायद सही नहीं है। लूसी अपना सिर थामकर परेशान हालत में टेबल पर झुक जाती है। लिन सोचते हुए, मैं जानता था, आराम तो दूर, वह और भी ज्यादा थकी हुई लग रही है। वह धीरे से लूसी के करीब जाता है। क्या आप ठीक हैं? मुझे खेद है, ऐसी किताबें पहली बार पढ़ने पर थोड़ी असहज कर सकती हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? लूसी आंख पकड़े हुए, आंख की नसें लाल। मैं अभी भी ठीक हूं, लेकिन जिन आत्माओं को मैंने देखा उनसे मैं थोड़ा असहज हो गई हूं। क्षमा करें, शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लिन हल्की मुस्कान के साथ सोचते हुए, उसने किताब के पात्रों को आत्मा कहा। लगता है किताब में पूरी तरह डूब गई है, या फिर उससे अपने अतीत की कोई कड़वी याद आ गई है। लिन उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा देता है, कहता है, ठीक है, आप एक ब्रेक लें, हम कुछ बात कर सकते हैं। वह सोचते हुए, या तो वह बहुत नाजुक और सहानुभूतिपूर्ण है, या फिर किताब ने उसे उसके अतीत में वापस खींच लिया है। ऐसे में मुझे कुछ बिक्री के बाद सेवा देनी होगी। मेरे पैसे की सुरक्षा के लिए गंभीर होकर, मेरा मतलब है ग्राहक की मदद करने के लिए। लिन गहरी सांस लेकर बोलता है, तो आपकी वर्तमान स्थिति में जब आप पहली बार इस किताब को पढ़ते हैं, चौंक जाना बिल्कुल सामान्य बात है। लूसी उसकी ओर देखती है, उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होती हैं। लिन धीरे से लेकिन गंभीर स्वर में, लेकिन एक बार जब आप इसके आदी हो जाएंगी तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगी। लूसी नजरें झुका लेती है, पलकें भारी, सांस लंबी, सोचते हुए, ऐसा लगता है कि किताबों की दुकान के मालिक को मेरी पसंद मंजूर है। आपकी वर्तमान स्थिति में चौंकना सामान्य बात है, मैं जानती हूं। असल में मेरी परेशानी का कारण यही है। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझ में इसकी शक्ति को स्वीकारने की ताकत नहीं है। वह खुद की ओर इशारा करती है, दर्द भरी मुस्कान के साथ। आप सही कह रहे हैं, इस किताब में जो सच्चाई है, मैं अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। लिन उल्टा घूमकर गहरी सांस लेकर बोलता है, यह ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये कोई बुरी बात नहीं है। सहानुभूति मानव स्वभाव का हिस्सा है। सभी संवेदनशील प्राणी दुख झेलते हैं। हम सभी संवेदनशील प्राणी हैं, तो दूसरों और हम में क्या फर्क है? ब्रह्मांड एक क्रूर ठंडा स्थान है, जैसा भी ये है, लेकिन हम मानव समाज में रहते हैं, तो फिर मानवता से घिरे रहना सामान्य बात है ना? लूसी किताब पर हाथ रखकर सोचती है, जीवन कठिन है, सहानुभूतिपूर्ण। यह भावना एक सामान्य मनुष्य की भावनाओं से भी परे है, और देवता की ऊंचाई तक पहुंच गई है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। रुको, क्या वह शुरू से ही अवर्णनीय पद पर नहीं था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आयरिस परिवार के 11 अर्शियों को अपनी सेवा में रख सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि उसके पास अथाह भेदभाव रहित करुणा है। लूसी के सामने एक भगवान की छवि उभरती है, सफेद आभा, गोल्डन लाइट, वॉइस ओवर। अतीत के अवर्णनीय पद स्वार्थी थे, वे स्वयं को प्रथम मानते थे, उनकी शक्ति ही सब कुछ थी। लेकिन ये किताबों की दुकान का मालिक उस पद के सार के ज्यादा करीब है। लूसी के हाथों में एक पुरानी किताब है। लूसी धीरे से किताब को देखते हुए, क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हैं? लिन ठिठक कर अपनी ठुड्डी थामे सोचता है, ये सब कर रहे हो? ओ, मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है आप ऐसा कह सकती हैं। लिन गंभीर होकर, जब मैं अपने ग्राहकों के दर्द की वजह जानने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि उन्हें उस दर्द से बचाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, वरना वो क्रूरता होगी। फिर हल्के अंदाज में, बस इतना ही। लिन एक पल को रुकता है और एक बोरे की कल्पना करता है जिसमें नोटों की भरमार है।
फिर शैतानी मुस्कान दबाते हुए सोचता है, बेशक अगर उसी समय मेरा बटुआ भी थोड़ा भारी हो जाए तो बुरा क्या है। लिन फिर से मासूम अंदाज में, मैं बस अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं हमेशा मदद करने वाला रहा हूं। ये मेरी फितरत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कप उठाते हुए उसे लूसी की तरफ बढ़ाता है। और हाँ, जो मैं कर रहा हूं उससे कोई निस्वार्थ सेवा मत समझो। जब तक तुम्हारे पास दिल है तुम भी ये कर सकती हो। लूसी का चेहरा बदलता है, उसकी आंखों में घबराहट की परछाई उतरती है। लूसी मन में कांपते पैरों के साथ, क्या आपके पास वाकई दिल है? क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? गंभीर होती है, इसमें कोई गहरा मतलब जरूर छुपा है। क्या क्या वो मुझ में कुछ देख रहे हैं? गिल्ट में सोचती है, क्या उन्हें मेरी योग्यता में सचमुच दिलचस्पी है? क्या वो चाहते हैं कि मैं टावर ऑफ सीक्रेट रिचुअल्स के अंदर से उनकी मदद करूं, न्यूओजन की यथास्थिति को बदलने में? लूसी निगाहें झुका लेती है। फिर अचानक वह महसूस करती है कि कोई परछाई उसके कंधे को छू रही है। लूसी गहराई से सोचते हुए, हालांकि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कुछ भूली हुई यादों को जगा देता है। धीरे से पूछती है, क्या आपको लगता है मैं इसके लिए सही हूं? लिन हल्के से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई है। लिन सोचते हुए, बुरा नहीं, आत्मा चिकित्सा का सत्र अच्छे से चल रहा है। अब ग्राहक खुद सवाल पूछ रही है, मतलब अब असर होना शुरू हो चुका है। टेबल पर हल्की टप टप करता है। लेकिन उसने पूछा कि वो सही है या नहीं, ये नहीं पूछा कि क्यों सही है। मतलब वो अभी भी अपने आप पर संदेह कर रही है। लिन फिर ठुड्डी को सहलाते हुए सोचता है, वो दूसरों की नजरों से खुद को देखती है। उसके पास ताकत है लेकिन भ्रम भी। उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। धीरे से नजरों में गहराई लाते हुए कहता है, ये सवाल उपयुक्तता का नहीं है, मुद्दा आपकी अपनी सोच का है। लूसी की आंखें फैलती हैं, संशय उसके चेहरे पर उभर आता है। लिन हाथ आगे बढ़ाते हुए, क्या आपने कभी सोचा है आप खुद पर शक क्यों करती हैं? लूसी धीरे से, हैरान, मैं। लिन उसकी ओर इशारा करते हुए, कारण है आपके काम की प्रकृति। आप दूसरों की पीड़ा को बहुत करीब से महसूस करती है, और जब हम दूसरों को टूटते देखते हैं तो दया आना स्वाभाविक है, और यह एक खूबसूरत बात है। फिर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए, लेकिन सुनिए, दया दूसरों को बचा सकती है, आपको नहीं। धीरे और शांत लहजे में, जितनी आप सहानुभूति रखेंगी उतना ही यह दर्द आपको भीतर तक छुएगा। डर आंखों में है और माथे पर पसीना। लिन की नजर लूसी की आंखों में धंसी हुई। लिन धीरे, गहराई से, इसलिए आप अपनी नौकरी से परेशान हैं और शायद खुद की अहमियत पर भी शक करते हैं। लूसी खुद में सिमटती है, जैसे किसी ने उसकी रगों को पढ़ लिया हो। लूसी मन में सोचती है, उसने मुझे देख लिया। मेरा वंश, मेरी काबिलियत, जिनसे मैं आगे बढ़ी, वही अब मेरे गले की जंजीर बन गई है। फ्लैश, लूसी को अपने गले में असली जंजीरें महसूस होती हैं। धुंधले हाथ उसे पकड़कर खींच रहे हैं। वो खुद को किसी अदृश्य कठपुतली की तरह देखती है, जिसे कई हाथ अपने अपने इशारों पर नचा रहे हैं। लिन की आंखें उसे घूरती हैं, दिमाग में उसकी सोच चल रही है। लिन सोचता है, मैं करीब हूं, बहुत करीब। उसके साथ उसके ऑफिस में बुरा व्यवहार हुआ है। उसने अपनी काबिलियत को अपना कर्तव्य मान लिया है। ये वही गलती है जो कॉरपोरेट गुलाम करते हैं। वो धीरे मुस्कुराता है, लेकिन आंखें गंभीर हैं। लिन धीरे से कहता है, इसलिए ये जरूरी था कि आपने खुद ये किताब चुनी, लेकिन अब आपको इसके छिपे संदेश को समझना होगा। लूसी चौंक कर, छिपा हुआ संदेश? लिन गर्व से, मैंने एक प्राचीन सभ्यता के पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा है। उनके पास बस एक जमीन थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सबसे बड़ा गुण था लचीलापन। आग, तूफान, युद्ध, पर लोग फिर भी चलते रहे। लिन गंभीरता से, और वो लचीलापन हमारी आत्मा में है, साहस और दृढ़ता की शक्ल में। यही वो चीज है जो आपको आज चाहिए। लूसी धीरे से, आत्मा की बात कर रहे हैं आप? लिन धीमी मुस्कान के साथ, हाँ, वो आत्माएं असली थीं, या कम से कम कभी थीं। लूसी चुप हो जाती है, सोच में डूबती है। लूसी मन में, एक किताब में हजारों आत्माएं, और उन्होंने एक सभ्यता का उदय देखा, तो क्या? टेबल पर हाथ रखती है, मुट्ठी भींचती है। नहीं, मुझे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, धीरे कहती है। तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैं सोचती थी? लिन हल्के से सिर हिलाता है, सिर हिलाता है, और उसके चेहरे पर चमक आती है। पर वही वक्त
जब उसकी परछाई शैतानी मुस्कान देती है। लिन किताब पर हाथ रखता है, ध्यान से कहता है, हाँ, ये किताब आपके लिए एकदम सही है, और एक बार आपने इसे समझ लिया तो ये आपको वो देगी जो अब तक कमी थी। धीरे से किताब उसकी ओर सरकाता है। जब हम अपने आप से भी भरोसा खो देते हैं, तभी असली लड़ाई शुरू होती है। लूसी कांप रही है। लिन धीरे कहता है, आपकी काबिलियत नहीं, असल मायने खुद आप रखते हैं। लूसी चौंक जाती है, आंखें गोल, जैसे कोई दिव्य रोशनी उसे घेर रही हो। एक सुनहरी चमक में उसे दिखता है एक स्याही सा इंसान जो कहता है, शख्स, धीमे गंभीर स्वर में, अपनी आत्मा को छोड़कर सब त्याग दो और अपने लिए जीने की कोशिश करो। चमक इतनी तेज कि लूसी आंखें ढक लेती है। वह शख्स, जाओ, नई चीजों का अनुभव करो, धीरे धीरे अपना जीवन फिर से जोड़ो। लूसी आंखें खोलती है। सामने वहीं स्याही की परछाई एक बैल के साथ पानी पर चल रही है। बैकग्राउंड वॉइस, मन की शांति का मतलब है भ्रमों को पीछे छोड़ना। धुआं हवा में घुलता है और परछाई के भीतर कुछ उभरता है। नरेशन, और फिर वहां है एक छोटी सी लूसी, हाथ में एक खिलौना पकड़े, अकेली बैठी हुई। वर्तमान लूसी चुपचाप उसे देखती है, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। लूसी गले लगाते हुए, अपा, तुमने अपना बेस्ट किया है, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया। दोनों रोने लगती हैं, एक दूसरे के गले में समा जाती है। लिन वॉइस ओवर, जब आप अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं तभी आप खुद को पूरी तरह अपनाते हैं। सीन टूटता है, कांच की तरह बिखरता है। लूसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लूसी धीरे, शायद यही है इस किताब का मतलब। लिन थोड़ा हकबकाया सा सोचता है, क्या मैंने इसे रुला दिया? धीरे बोलता है, आप ठीक हैं, कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं है। लूसी चश्मा उतारती है, आंसू पोंछती है, मुस्कुराकर, सब ठीक है, ये किताब अविश्वसनीय है, और आप भी, धन्यवाद। लिन राहत की सांस लेता था, क्षण तक नहीं रहा था, मुस्कुराकर कहता था, अब आप जानती हैं कि आपको क्या करना है। लूसी आंखों में चमक, हाँ, मैं इस किताब को पूरी तरह समझूंगी और अब से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन धीरे और शांत लहजे में, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। एक किताब लूसी की तरफ बढ़ाते हुए, इसे ले जाइए, धीरे धीरे पीछे जाइए, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लूसी के जाते वक्त वह हल्के मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है। एक्सटीरियर, बुक स्टोर के बाहर, बारिश। लूसी छतरी खोलती है, सिर झुकाकर सोचती है। धीरे धीरे चलते हुए वह फोन निकालती है और एक मैसेज भेजती है। लूसी ठिठकती है, पीछे मुड़ती है, कोई नहीं होता। फिर वे खुद से बुदबुदाती है, धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण की गहराई में डूबी। यही है आत्मनिरीक्षण की शक्ति। मैं आत्मा के सार को देख सकती हूं, उसकी सच्ची प्रकृति को, बिना उससे अलग हुए, क्योंकि मैं अपनी आत्मा का उपयोग दूसरों की आत्मा को देखने में कर रही हूं। ऊपर बैठा एक ईगल। लूसी गंभीर स्वर में, जैसे जैसे मेरी आत्मा मजबूत होगी मैं और अधिक स्पष्ट देख सकूंगी। अतीत में मैंने इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने काम को पूरा करने के लिए किया। लूसी मुस्कुराकर, लेकिन अब श्री लिन ने मुझे एक नई दिशा दी है। वो चाहते हैं कि मैं वही करूं जो वो करते हैं, और मैं उनकी उम्मीदों से खुश हूं। लूसी सिहरते हुए, हालांकि मेरी आंखों ने ऐसा महसूस किया जैसे उनमें असंख्य चिपचिपे तंतु घुसकर उन्हें चाकुओं से छेदा गया हो, फिर उन्हें किसी और चीज से बदल दिया गया हो। वह कांपती है, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है। लूसी धीरे से आंखें बंद कर, मैं यह अनुभव दोबारा कभी नहीं चाहती, कभी नहीं। वह पीछे मुड़कर एक बार और देखती है और फिर शांत चेहरे से मुस्कुराकर चल देती है। नरेटर गंभीर भावनात्मक स्वर, जब मैं छोटा था मुझे बताया गया था जब चीलें घोंसला छोड़ती हैं तो उन्हें चट्टानों से नीचे फेंक दिया जाता है। कमजोर चीलें गिरकर मर जाती हैं, लेकिन यह सच नहीं था। सीन, वही पक्षी अब बारिश में उड़ान भरता है। बूंद उसकी आंख पर गिरती है और फिर वह बादलों को चीरकर ऊपर उठ जाता है। नरेटर धीरे धीरे, प्रेरणादायक लहजा, चाहे वे कितने भी कमजोर हों या कितने भी मजबूत, जब तक वे जीवित हैं, जब तक उनके भीतर उड़ने की चाह बाकी है, जब तक वे अपने पंख फैलाते हैं, वे पुनर्जन्म ले सकते हैं। सीन, ऑर्डर ऑफ ट्रूथ, बिल्डिंग का साइलेंट गूंजता हुआ कॉरिडोर, फर्श पर चलते जूते की आवाज। लूसी तेज लेकिन शांत चाल से आगे बढ़ती है। सामने खड़ा है निदेशक, धैर्य से उसका इंतजार कर रहा है। लूसी
गंभीर स्वर में, ये पुस्तक दुकान के मालिक पर मेरे आकलन के परिणाम है। एक फाइल आगे बढ़ाते हुए, मेरे शोध के बाद एल्डर काउंसिल ने अंततः अपनी गलती मान ली है। स्थानांतरण का आपका अनुरोध अब औपचारिक रूप से स्वीकृत कर दिया गया है। निदेशक हल्की मुस्कान के साथ, हम्फ, उन्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, गंभीर होकर, पर अच्छा है, वो जिद्दी पुराने जीवाश्म अब चीजें साफ देख पा रहे हैं। अब वक्त है कि गुप्त रीतियों का टॉवर सच्चाई का सामना करे, श्रीलिन के साथ सहयोग। यही एकमात्र रास्ता है जिससे नियोजन में शांति बनी रह सकती है। लूसी की आंखों में चमक, हल्की नीली रोशनी, उसकी पुतलियां बदल जाती हैं, एक रहस्यमयी शक्ति निकलती है, पर निदेशक पर कोई असर नहीं होता। लूसी, धीमे स्वर में, केवल आप ही ऐसे शब्द कह सकते हैं और उन्हें मना भी सकते हैं। टॉवर में मैंने आप जैसा धार्मिक और शुद्ध हृदय कभी नहीं देखा। निदेशक उसकी ओर देखते हुए, मैं इतना भी पवित्र नहीं हूं। अपने गाउन की ओर इशारा करता है। ये रेडिएंट नाइट्स की औपचारिक पोशाक है, बाकी सभी नाइट्स भी इसी तरह सजे होते हैं। लूसी थोड़ी झुंझलाहट में, मेरा वो मतलब नहीं था। संभल कर, अब एल्डर काउंसिल आपको औपचारिक रूप से रेडिएंट नाइट के रूप में बहाल करेगी। आप फिर से एक आदर्श बनेंगे, एक प्रतीक। निदेशक कुछ पल शांत खड़ा रहता है, फिर हाथ आगे बढ़ाता है। खैर, पहले स्थानांतरण दस्तावेज दीजिए, बाकी रिपोर्ट मैं बाद में जमा कर दूंगा। एक परछाई पीछे दीवार के कोने में हिलती है, कोई उन्हें छिपकर देख रहा है। लूसी मुस्कुराकर, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। आपके काम के लिए शुभकामनाएं। निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हुए, ये कैसा था? उस आदमी की मदद के बाद क्या आप खुद को एक नया इंसान महसूस करती हैं? लूसी पीछे मुड़ती है मुस्कुराकर, जो बिना कुछ कहे चला जाए। धीरे से उसे एक नया जीवन मिल चुका है। निदेशक धीरे से हंसता है। आशा के अनुसार। लूसी दूर जाती है, कैमरा उसके पीछे चलता है। निदेशक खड़ा सोचता है, फिर सिर खुजाता है। मैं यहां अपना काम पूरा कर चुका हूं। धीरे से आवाज लगाता है, तुम क्या चाहते हो बच्चे? बाहर आ जाओ। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। दीवार के पीछे से क्लाउड धीरे से झांकता है। क्लाउड नरम मुस्कान के साथ, तो आपने नोटिस कर ही लिया। शिक्षक, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आया है खेती विभाग से। आप व्यस्त दिख रहे थे, इसीलिए सोचा बाद में आऊं। लूसी वहीं पीछे खड़ी अपने साथियों से बात कर रही होती है। निदेशक क्लाउड को घूरते हुए, मुझसे झूठ मत बोलो मेरे चालाक छोटे प्रशिक्षु क्लाउड, मैंने तुम्हें खुद सिखाया है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। उसके सिर को हल्का सा रगड़ते हुए, अगर ये वाकई जरूरी होता तो तुम तुरंत बताते। तो क्या तुम लॉजिस्टिक्स विभाग में हुए बदलाव में रुचि रखते हो? क्लाउड चमकते चेहरे से, वास्तव में मैं हूं। नाइट कैरोलिन हमेशा बहुत सख्त और दूर रही है, लूसी की तरफ देखकर, लेकिन अब वो जैसे पूरी तरह बदल चुकी है। उसके आसपास रहने से ही शांति महसूस होती है। बहुत वक्त हुआ जब टॉवर में ऐसी उपस्थिति महसूस की थी। पिछली बार वो थी डारिया। अचानक रुकता है, निदेशक की ओर देखता है, घबराकर हाथ से मुंह ढकता है। क्लाउड धीरे से, सॉरी शिक्षक, मेरा वो मतलब नहीं था। निदेशक शांत हो जाता है, फिर धीरे से हटा लेता है, धीरे लेकिन सख्ती से। इतना सोचना बंद करो, बस वो दस्तावेज दो जिस पर हस्ताक्षर चाहिए। थोड़ा रुकता है, निगाहें गहरी होती हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने प्रिय शिक्षक पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है ना? क्लाउड एकदम सन्न, ठंडे पसीने के साथ खड़ा रहता है। निदेशक अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है, धीरे धीरे दबाव डालते हुए, अगर तुम और देर करोगे तो अपराध स्वीकारने का ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। मेरा शुद्ध दिल वाला पर बेवकूफ छोटा शागिर्द। क्लाउड का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है, घबराकर हाथ हिलाता है। क्लाउड तेजी से, ना नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। आप इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकते हैं? कम से कम दोस्ती तो करनी चाहिए। निदेशक उसकी पीठ पर हाथ रखता है और एक पल को गंभीर हो जाता है। निदेशक धीरे थकी आवाज में, जो भी कहना है पहले कह देना चाहिए क्लाउड, वरना कुछ बातें पूरी उम्र खटकती हैं। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गुनगुनाते हुए पीछे मुड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करना, अगर असफल हुए तो रसद विभाग में भेजने की अर्जी मैं खुद दूंगा। अब तुम अकेले हो क्लाउड। धीरे से, टीचर। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर गहरी सांस छोड़ता है। क्लाउड मन में सोचते हुए, मैं समझ गया, वो अपने ही तरीके से मेरी मदद कर रहे हैं, पर मैं उनसे बात करने में इतना शर्मिंदा क्यों हो जाता हूं?
अपने गालों पर हल्के से मारता है, जोश भरते हुए। पर अब नहीं, इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। जोसेफ के नाम पर मैं उससे बात करूंगा। रुकता है, फिर अचानक घबराता है। ना नहीं, पहली मुलाकात में प्यार का इजहार करना तो बदतमीजी है। मैं बस सामान्य बात करूंगा। हाँ, सामान्य बातचीत, दोस्ती से शुरुआत। क्लाउड तेज कदमों से आता है, फिर लूसी को देखकर रुक जाता है। क्लाउड कांपी आवाज में, माफ कीजिए उपप्रमुख कैरोलीन। लूसी घूम कर उसे देखती है। क्लाउड आई टेंशन में खड़ा होता है, घबराया लेकिन ठान चुका। क्लाउड तेजी से बोलता है, मैं क्लाउड हूं, तेजस्वी योद्धा जोसेफ का शिष्य। मैं व्हाइट वुल्फ और स्कारलेट कल्ट से हुई क्षति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। क्या आप उपलब्ध हैं? हल्की हवा चलती है, फिर अचानक लूसी की आंखें चमक उठती हैं। वो उसकी आत्मा में झांकती है और देखती है, उसे पूरी तरह प्यार में डूबे उसके दिल में आवाज उठ रही है, मुझे तुम पसंद आते हो। शी इज सो ब्यूटीफुल, आई लव हर। लूसी तुरंत लाल हो जाती है, मुंह फेर लेती है। लूसी कांपती आवाज में, नाइट क्लाउड है ना? अब भी ब्लश कर रही है। मैंने रिपोर्ट फाइनल कर दी है, अगर चाहें तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं देखने के लिए। क्लाउड खुशी से छलक उठता है। क्लाउड चेहरे पर चमक ले, मन में, हाँ, मैंने बात कर ली और मैंने कुछ भी अजीब नहीं कहा। मैंने प्राकृतिक व्यवहार किया। मैं मैं अविश्वसनीय हूं। सीन बदलता है, गेट धीमे से खुलते हैं। निदेशक जोसेफ अंदर आते हैं, सख्त और गंभीर मुद्रा में। उनकी नजर सामने रखी कांडला की तलवार पर टिक जाती है। तलवार की ब्लेड पर धीमी रोशनी चमक रही है। निदेशक धीरे गहरी आवाज में, डारिया। वो अपना सीना छूते हैं। एक पल को सब थम जाता है और अचानक शॉक फ्लैशबैक पॉइंट ट्रेनिंग ग्राउंड, सुनहरा उजाला। जोसेफ जवान है, घोड़े की तरह दमदार शरीर, पसीना, जोश और अनुशासन से भरा हुआ। पीछे से आवाज आती है, डारिया, हंसती हुई। जोसेफ, यहां हो क्या तुम? जोसेफ मुड़ता है। सामने खड़ी है एक लाल बालों वाली खूबसूरत महिला, मुस्कुराती हुई। ये है डारिया, आंखों में प्यार। डारिया कहती है, मुझे एक मिशन पर निकलना है, इसलिए आज का खाना तुम्हें अकेले ही खाना होगा। मेलिसा कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं थी? जोसेफ हंसते हुए तौलिया से पसीना पोंछता है। डारिया उसे सुबह से नहीं देखा। जोसेफ शांत होकर, मैंने उसे अभी तलवारबाजी सिखाई। थकी हुई थी, शायद कमरे में सो रही होगी। मेलिसा का कमरा, रात, नन्ही मेलिसा सो रही है मगर बड़बड़ा रही है नींद में। मेलिसा सपने में, धीमी आवाज स्लैश नीचे की ओर, सिसकी डैश क्लोजअप। ओह, ये बहुत कठिन है। डारिया जोसेफ के पास आती है, उसे पानी देती है और एक तौलिया पकड़ाती है। डारिया सॉफ्ट टोन में, ये अच्छी बात है कि तुम उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन जरा नरमी भी दिखाओ। वह अभी बच्ची है, तनाव मत दो। जोसेफ हल्का मुस्कुराते हुए, ओह, लेकिन तुम्हारी बेटी तो कहती है कि उसकी माँ ही सबसे कठोर है। कहती है कि उसे एक असली शूरवीर बनना है और इसीलिए वो तुम्हारी डांट से नफरत करती है। डारिया हंसकर, सच? बहुत समय हो गया, शायद मैं ही ढीली पड़ गई हूं। फिर से शुरू करूंगी। जोसेफ शरारती मुस्कान के साथ, हमारी बेटी को सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। जब मैं उसकी उम्र का था। डारिया हंसते हुए तौलिया उसके मुंह पर फेंक देती है। ठीक है, मेरे स्वघोषित महान शूरवीर, थोड़ा चुप रहो। आंख मारते हुए, तुम अब तक के सबसे ताकतवर योद्धा हो, ये मैं जानती हूं, लेकिन इतना घमंड मत किया करो। फिर छेड़ते हुए, और ये कितनी शर्म की बात है कि महान जोसेफ खुद के लिए खाना नहीं बना सकते। जोसेफ शर्मिंदा होते हुए, अरे, मैं बना सकता हूं, पर कोई खाता ही नहीं मेरा बनाया हुआ। फिर थोड़ा गंभीर होकर, और अगर मैंने अच्छा खाना बनाना सीख लिया तो एक दिन जब मेरी बेटी की शादी होगी, क्या मुझे किसी और मर्द के लिए खाना बनाना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। डारिया हंसते हुए हाथ पकड़ती है। प्रिय, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। मेलिसा अभी बच्ची है और तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं यहाँ। मैं तुम्हें चिंता नहीं करने दूंगी। अचानक बदलाव, जोसेफ की आंखों में दर्द की झलक। वो चौंकता है, माथे पर हाथ रखता है और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। डारिया चौंककर दौड़ती है। जोसेफ, फिर से हो रहा है क्या? जोसेफ दर्द में, कांपती आवाज, हाँ, हाल ही में ये अक्सर हो रहा है, ये शापित अभिशाप। डारिया गंभीर होकर, अब कुछ मत कहो, बस बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी तैयार करती हूँ, आराम करो। जोसेफ धीरे से मुस्कुराते हुए थैंकफुल एक्सप्रेशन के साथ, थैंक यू। डारिया डारिया धीरे धीरे जोसेफ के सिर की मालिश कर रही है। डारिया धीरे से,
क्या अब आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? जोसेफ गहरी सांस लेते हुए। हाँ, बहुत बेहतर। धन्यवाद डारिया, तुम इसमें बहुत अच्छी होती जा रही हो। डारिया नजरें झुकी, हल्का संकोच। मुझे लगता है आप भी कैंडेला के अभिशाप का सामना नहीं कर पाएंगे। इस अजीब श्राप ने न जाने कितने शूरवीरों को निगल लिया है। अगर आप अभी रुक जाएं तो शायद। जोसेफ आंखें बंद किए हुए धीमे से मुस्कुराता है। उसके बारे में सोचो मत। तलवार का उत्तराधिकारी ढूंढना आसान नहीं होता। अगर मेरा अंत औरों की शुरुआत बन सके तो मैं तैयार हूं। डारिया की आंखों में झूम करता है, उनमें गहरी उदासी है। डारिया धीरे से आंखें भरते हुए। अगर ये चलता रहा तो मर जाओगे जोसेफ। जोसेफ आंखें खोलता है, गंभीर स्वर। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है बुराई को होते देखना और कुछ ना कर पाने का। धीरे से अपनी छाती पर हाथ रखता है। मैं एक शूरवीर हूं, मुझे अपनी शक्ति के साथ अपनी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हाथ उठाता है आकाश की ओर देखते हुए। अगर मैं एक आदर्श बन सका और तुम्हारा और मेलिसा का ख्याल रख सका तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डारिया मालिश रोकते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाकर। अगर एक दिन तुम श्राप को तोड़ सको तो वादा करो तुम अपना चुनाव करोगे, दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचोगे। धीरे से उसका चेहरा छोड़ देती है। काश तुम्हें इतनी भारी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। काश तुम सिर्फ अपने लिए जी सको। जोसेफ हल्की मुस्कान, मुट्ठी भींचते हुए। ये ठीक है, अगर हर वक्त ये बोझ उठाना पड़े तो भी कोई बात नहीं। डारिया की ओर देखता है, हल्की आंख मारते हुए। क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और जब तुम साथ हो तो कोई श्राप मुझे डरा नहीं सकता। डारिया लजाकर पीछे हटती है और सोफे पर गिर जाती है। डारिया चेहरा ढकते हुए। उफ, बहुत चिकना था। तुमने ये क्या कह दिया? जोसेफ हंसते हुए पास आता है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, बुखार है? डारिया घबराकर पीछे हटती है। तुम तुम ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कह सकते हो? और ऊपर से मुझे बिना चेतावनी के छू लिया। तुमने तो सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हल्का पंच मारती है। तुम मूर्ख हो। मजबूत और सुंदर होने के साथ साथ तुम बस एक बेवकूफ मांस के टुकड़े हो। जोसेफ छल्लाकर। अरे अरे, अब मारना बंद करो डारिया। गाल थपथपाती है। अब मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं अकेली शर्मिंदा नहीं रहूंगी। धीरे से उसके गाल को सहलाती है। मैं तुम्हें चाहता हूं, कहो यहीं, अभी। दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ती है। बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जोसेफ घबराकर पीछे हटता है। हे भगवान, अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं इतनी शर्मनाक बात नहीं कह सकता डारिया, गाल फुलाकर। फिर ठीक है, जब मैं मिशन से लौटूंगी बात अब तुम्हें कहना ही होगा। जोसेफ गंभीर हो जाता है। मैं वादा करता हूं, इस बार जरूर कहूंगा। डारिया मुस्कुराते हुए पंजों पर खड़ी होकर हल्की सी किस देती है। डारिया धीरे से, एक बार फिर तुम पर भरोसा कर रही हूं, मैं जा रही हूं। पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हुए। मत भूलना, जब लौटूंगी वो 3 शब्द सुनना है मुझे। मुस्कुराकर, और हाँ, तुम्हारा इनाम मैं पहले ही दे चुकी हूं, अब तुम उसे लौटा नहीं सकते। जोसेफ हाथ होठों पर रखते हुए। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। वर्तमान में जोसेफ शीशे के सामने खड़ा है। जोसेफ धीरे से, खुद से। सालों सोचता रहा, काश उस दिन तुम्हारे साथ गया होता, शायद सब कुछ बदल जाता। तलवार उठाता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन अब है। धीरे से तलवार को सामने करता है। अब मैं खुद चुनाव करूंगा। आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूं डारिया। सीन बुक स्टोर का शांत और रहस्यमय माहौल। लिन अकेला बैठा है, एक पुरानी फाइल के पन्ने पलट रहा है। लिन धीरे धीरे पेज पलटते हुए बुदबुदाता है। फ्रैंक वाइल्ड। 100 साल का एकांत वापस आ गया और अनुष्ठान और लोककथाएं बिक गईं। मुस्कुराता है। ओल्ड वाइल्ड ने किताब लौटा दी। अब देखना यह है कि अगली कौन सी कहानी उसे खींच लाएगी। और क्या उसने चार्ल्स वाले मामले को सुलझा लिया? पन्ना पलटता है। जी जीजू। स्वीकारोक्ति। स्टील को कैसे टेम्पर्ड किया जाता है। हल्का सा सोचते हुए सिर हिलाता है। अब समय आ गया है कि वो किताबें लौटाए, लेकिन उसे जानते हुए वह जरूर लौटाएगी। और अगर नहीं भी लौटाए तो विलंब शुल्क जरूर देगी। अगला नाम पढ़ता है। मेलिसा, SAAT टेस्ट तैयारी। थोड़ी चिंता के साथ सोचता है। उम्मीद है अब वो किताबों पर ध्यान दे रही होगी, न कि सड़क पर अजनबियों को चुनौती देने में। असली ताकत ज्ञान में होती है। मेलिसा ठुड्डी पकड़े गहराई में जाता है। पर सवाल ये है, अगर कोई किताब समय पर वापस नहीं आती तो गलती किसकी है?
किताब की या इंसान की? हल्की हंसी के साथ। अगर ज़रूरत पड़ी तो विलम्ब शुल्क वसूलने मैं उनके घर तक भी जा सकता हूँ। एक्सरसाइज भी हो जाएगी। याद करता है। कैमरा फ्लैशबैक में विली और डोरिस को दिखाता है। विली ने गार्गोयल दिया था, डोरिस ने वो प्यारा सा गमले वाला फूल। ऐसे ग्राहक मिलना किस्मत की बात है। गंभीर होकर, पर चाहे जैसे भी हालात हों, किताब तो लौटानी होगी। ये नियम है। और किताबों की दुकान चलाना कोई खेल नहीं। पन्ना पलटता है, एक नाम पर रुकता है। जोसेफ। डायरेक्टर जोसेफ, रिटायर्ड सोल्जर। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो किताब लौटाएंगे या नहीं। हल्की मुस्कान के साथ। मैंने उन्हें परामर्श लेने को कहा था। हाँ, नहीं कहा, लेकिन एक बीज तो बो दिया है, शायद वह धीरे धीरे बड़ा हो जाए। हंसता है, पीछे इंक की परछाई भी हल्की हंसी में गूंजती है। उस दिन उन्हें द लिटिल प्रिंस बहुत पसंद आया था। लगता है वो बीज अंकुरित हो चुका है। अचानक मेलिसा का जिक्र करता है, मुस्कुराता है। और मेलिसा, वो तो बिना ज्यादा सोचे सब ले जाती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से खर्च करवाते हैं। मार्केटिंग भी अजीब चीज है। फाइल बंद करता है, लंबी अंगड़ाई लेता है। उफ, बोर हो रहा हूं। लूसी की याद आती है। एक फ्लैश कट। 3 दिन हो गए उस सेक्सी सिल्वर जैसे बालों वाली ऑफिस लेडी को टू लिव उधार दिए हुए। पहले तो महीनों को आता ही नहीं था। गहरी सांस भरता है। शायद हाल ही में ग्राहक बढ़ गए हैं, लेकिन जब बात करने वाला कोई ना हो तो अकेलापन महसूस होता है। धीरे से बुदबुदाता है, काश कोई होता जिससे बात कर पाता। तभी दरवाजा खुलता है। डायरेक्टर जोसेफ प्रवेश करते हैं, हाथ में कपड़े में लिपटी तलवार पकड़े हुए। थोड़ा प्रकाश उन पर पड़ता है, चेहरा सख्त और गंभीर। लीन, आंखें चमकती हैं, अचानक खुश होकर। जोसेफ, मैं तो अभी सोच ही रहा था कि आप किताब कब लौटाने आएंगे। निदेशक, धीरे गंभीर स्वर में, माफ कीजिए, हाल ही में कुछ तुच्छ कामों में उलझा हुआ था, समय ही नहीं मिला। लीन की तरफ देखता है। लगता है आप लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे थे। लिन, परेशानी वाली मुस्कान के साथ। जरूरी नहीं, सोचता है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अति देय फीस का हिसाब लगा रहा था। लिन, तेजी से बात बदलते हुए, वैसे आपने सोचा पिछली बार हमने जो बात की थी? निदेशक धीरे से हाथ में पकड़ी तलवार को टेबल पर रखते हैं। कपड़ा हटता है, तलवार की धातु पर रोशनी चमकती है, एक खास झन की आवाज गूंजती है। निदेशक तलवार को देखते हुए ठंडी आवाज में, हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है। निदेशक धीरे लेकिन दृढ़ता से, यह मेरा निर्णय है। लिन की भौहें तन जाती हैं। वह अपनी जगह जरा सा हिलता है, चेहरा उलझन से भर जाता है। मन में सोचता है, मन में, यह आपका निर्णय है, किस बात का मत बताइए। क्या ये भी उसी तरह है जैसे ओल्ड वर्ल्ड ने किया था? क्या ये भी मुझे बस एक यादगार देने आए हैं? निदेशक बैग से किताब निकालता है, चमड़े की जिल्द, किनारे हल्के घिसे हुए, और मुस्कुराते हुए उसे टेबल पर रख देता है। निदेशक शांति से, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। यह पुस्तक बहुत उपयोगी रही। वो हल्की सी सांस लेता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फिर किताब की ओर देखते हुए कहता है, क्या शानदार परिकथा है। लिन किताब उठाता है, कवर पर उंगलियां फिराता है, मुस्कुराता है, एक धीमी समझदार मुस्कान। मन में, हाँ पा हाँ, आखिरकार यह छोटा राजकुमार है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा यह एक अद्भुत किताब है। वह बुक के साथ रिटर्न कार्ड भरता है। लिन, धीरे उसकी आंखों में झांकते हुए, आपकी तबीयत अब ठीक लग रही है। लगता है इस पुस्तक ने वाकई आपकी मदद की है। निदेशक सिर हिलाता है, उसकी आवाज में गहराई है। इससे मेरा दर्द कम हुआ और मैंने पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस किया। धन्यवाद। वह अब सीधे लिन को देखता है, उसकी आंखों में कोई फैसला चमक रहा है। निदेशक भावुक होकर, इसीलिए मैं अब मन बना सका। लिन चौंकता है, उसकी पलकों में हल्का झटका आता है। मन में, आपने क्या तय कर लिया है? वो चुप हो जाता है, फिर याद करता है। लिन, सोचते हुए, मैंने पिछली बार आपसे कहा था अपने अंदर के दर्द को बांटिए, लेकिन अब आप मुझे ये महंगी तलवार क्यों दे रहे हैं? वो तलवार की ओर देखता है, लंबी, नक्काशीदार, चमकती हुई, और निर्देशक की आंखों में झांकता है। लिन, मन में, दुख की बात है, इस बूढ़े आदमी की आंखें अब खाली नहीं है, उनमें दृढ़ निश्चय है और राहत। वो मजाक नहीं कर रहा, और अब तक जो मैं जान पाया हूं वह कभी करता भी नहीं था। यह तलवार शायद उसका उत्तर है, यूसुफ का उत्तर। लीन की उंगलियां उस नायाब तलवार को छूती हैं जो टेबल पर रखी है।
उसकी आंखें तलवार पर टिकी हैं, लेकिन मन बहुत दूर भटक रहा है। लिन, मन में गहराई से सोचते हुए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तलवार सच में बहुत खूबसूरत है। सोना और रत्न तो बस ऊपर की परत है, असल में इसका आकार, डिजाइन बेमिसाल है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, शिल्प का जीवित उदाहरण है। एक आम व्यक्ति भी इसे देखे तो हैरान रह जाए। हाँ, यह एक औपचारिक तलवार लगती है। वह हल्का सा मुंह बनाता है, तलवार को थोड़ा ऊपर उठाता है, फिर सोच में डूब जाता है। लेन, मन में, सामान्य परिस्थितियों में कोई इससे लड़ाई नहीं करता है ना। अगर यह तलवार गलती से भी कहीं टकरा गई तो शायद पूरा फर्श फट जाए। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, जैसे कोई याद चमकी हो। मन में मेलिसा को याद करते हुए, मेलिसा, वह चाहे जितनी भी अनियंत्रित हो, उसका बर्ताव कभी भी एक सामान्य परिवार के माहौल जैसा नहीं लगा। शायद यूसुफ एक सैन्य परिवार से आता था, जहां सम्मान और अनुशासन विरासत में मिलता है। तो यह तलवार सिर्फ स्टील नहीं, उसके कंधों पर लदी जिम्मेदारी, उसका इतिहास, उसका गौरव है। और अब वह मुझे सौंपना चाहता है। लिन अब निदेशक की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब तलवार से ज्यादा उसका अर्थ देखने की कोशिश है। मन में सोचता है, इस आदमी में न्याय की जो आग है, शायद उसकी जड़ें उसी शिक्षा में हैं जो उसे बचपन में मिली होगी। काश हर परिवार अपने बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाए। अब वह ये सब पीछे छोड़ देना चाहता है। लिन गहरी सांस लेता है, फिर गले को साफ करता है, एक तरह की भावनात्मक झंझट को छुपाते हुए। धीरे लेकिन स्पष्ट शब्दों में, क्या आप सच में मुझे ये तलवार देना चाहते हैं? ये आपका निर्णय है ना? ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्या आप इस पर फिर से विचार नहीं करना चाहेंगे? निदेशक की आंखें स्थिर हैं, चेहरा शांत। वह सिर हिलाता है, गंभीर स्वर में, नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है। वह एक लंबी सांस लेकर आगे कहता है, जैसे मन का सारा बोझ शब्दों में ढल गया हो। मेरे पास अब भी दिल है, लेकिन ताकत नहीं। ये तलवार पीढ़ियों से हमारे साथ रही, लेकिन अब इसे थामने वाला कोई नहीं बचा। मुझे छोड़ना सीखना होगा। वह तलवार के क्रिस्टल पर अपनी धुंधली परछाई देखता है, जैसे खुद को अंतिम बार पहचानने की कोशिश कर रहा हो। निदेशक, धीरे भावुक स्वर में, मैं इसकी सराहना करूंगा अगर आप इसे मुझसे ले सकें। लेन कुछ नहीं कहता, वह बस शांत खड़ा है। मन में सोचता है, एक और परिवार जो ढह गया। इतिहास, सम्मान, खून और विरासत सब अब बस एक तलवार में सिमट कर रह गया है। लिन टेबल पर बैठा है, ठुड्डी को उंगलियों से थामे विचारों में डूबा है, सोचते हुए, आखिर अब आज़ार में कोई युद्ध नहीं है। यहां तक कि कुलीन परिवार भी गिर गए। जोसेफ जैसे सैन्य खानदान का अंत भी अब तय है। एक हल्की सांस भरता है। जीवित रहना है तो रास्ता बदलना होगा, और लगता है उसने कोई रास्ता ढूंढ भी लिया है, इसीलिए वो इतना दृढ़ है। लिन मुस्कुराता है, एक हल्की हंसी दबा लेता है। हा हा, और जो कुछ मैंने उनकी उस मुलाकात में किया था, उफ, थोड़ी शर्म की बात है। लिन धीरे से, यह तलवार अनमोल है। वो अपना आभार दिखा रहे हैं। वह तलवार उठाता है, हल्के से मुस्कुराता है। लिन जोर देकर, आवाज में गरिमा, आपका स्वागत है श्री जोसेफ। ग्राहकों की मदद करना मेरा सौभाग्य है। मैं वाकई बहुत खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर सका। लिन तलवार को हाथ में लेकर उसे घुमाता है, बड़ी सहजता से। तलवार की धातु पर एक नीली आभा हल्की सी झलकती है। लिन सोचता है, हाँ, ये जितनी दिखती है उससे कहीं हल्की है। स्पष्ट है, ये कोई युद्ध की तलवार नहीं, एक औपचारिक कलाकृति है। वो तलवार को हवा में धीरे धीरे ऊपर नीचे करता है, उसकी आंखें हर पैटर्न को पढ़ती हैं, सोचते हुए, इतनी जटिल सजावट, फिर भी इतनी संतुलित। ये शिल्प कला से भी परे है। जोसेफ का चेहरा तनाव से सख्त, माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में झटका, सोचते हुए, कंपार्ट में, यह तलवार भारी जादू से भरी है। बिना ईथर के कोई इसे इस तरह नहीं चला सकता। मैं तो नहीं कर सकता। उनका हाथ कांपता है। मन ही मन, यह तलवार स्वप्न लोक की सामग्री से बनी है, और वह इसे एक ट्रॉफी की तरह देख रहा है। लिन तलवार को गौर से देखता है, जैसे कोई संगीत सुन रहा हो। सोचता है, क्या यह संभव है कि मेरी शक्ति और स्वप्न लोक की यह रहस्यमय दुनिया किसी गहरे धागे से जुड़ी हो? वो तलवार को धीरे से छूता है, सोचते हुए, ये हथियार नहीं, एक भावना है। लड़ने की वो इच्छा जो खून में बहती है, जिसमें सौंदर्य भी है,
और पीड़ा भी। लिन नरम मुस्कान के साथ, उपहार के लिए धन्यवाद श्री जोसेफ, मुझे यह तलवार बेहद पसंद है। वह एक हल्का सा इशारा करता है और कहता है, क्या मैं इसे बाहर निकाल कर देख सकता हूं? निदेशक की आंखें फैल जाती हैं, उसका गला सूख जाता है। निदेशक मन में बेचैनी से, उसे शायद समझ आ गया है ब्लेड पर अभिशाप केंद्रित है। बैकग्राउंड, गहरी धीमी धुन, दूर कहीं युद्ध की गूंज, तलवार की चमक और एक पागल हंसी, धीरे रहस्यमय अंदाज में। एक समय था जब एल्फ किंगडम पर एक ही नाम करा चलता था, राजा कैंडेला। कहते हैं जब वो खड़ा होता था तो शेर और उकाब उसके पीछे चलते थे, लाखों उसकी जय जयकार करते थे। और जब उसने प्रकाश और अग्नि को उठाया, लगा जैसे उसने खुद सूरज को थाम लिया हो। उसने धारा के खिलाफ तैरना चुना। अंधेरे समयों में वो अकेला था जिसने उस अनाम ईश्वर को चुनौती दी। वो जो रात लाता था, भय लाता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो हार गया और अंत में उसी तलवार से उसने खुद को खत्म कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो तलवार अब केवल एक हथियार नहीं थी, वो एक अभिशाप थी। कैंडेला की आत्मा उस तलवार में कैद हो गई। उसका क्रोध, उसकी पीड़ा, उसका पागलपन अब उस तलवार का हिस्सा बन चुका था। जो भी उसे छुएगा वो उसी महामारी से संक्रमित हो जाएगा जो कभी कैंडेला को निगल गई थी। यहां तक कि गुप्त अनुष्ठानों के टॉवर के सबसे प्रशिक्षित शूरवीर भी एक एक करके गिर गए। इस तलवार का सामना करने के लिए उन्होंने एक म्यान तैयार किया, लेकिन चेतावनी साफ थी, जैसे ही कोई तलवार बाहर निकालेगा, अभिशाप पहले उसी को निकलेगा। और अगर इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो अगले ही पल पागलपन उसके भीतर घुस जाएगा। निदेशक गंभीर निगाहों से लेन को घूरते हुए मन में सोचता है, लेकिन हम उस किताबों की दुकान के मालिक की बात कर रहे हैं जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। वो हाथ बढ़ाता है, धीमी आवाज में कहता है, जरूर, अगर आप देखना चाहें, लेकिन कृपया सावधान रहें। लिन की आंखों में चमक आती है। लिन मुस्कुराता है, तलवार की ओर झुकते हुए। बिल्कुल, मैं बहुत सावधान रहूंगा। अगर गलती से खुद को काट बैठा तो ये दुखद होगा। हल्के हंसी के साथ सोचता है, जब मैंने पहली बार इस बूढ़े आदमी को देखा था, मुझे तभी पता चल गया था यह इंसान समझदार है, और आज मैं सही साबित हुआ हूं। फुसफुसाहट सी आवाज में, टिंग, जैसे ही तलवार खींचता है, एक ठंडी सांस जैसी आहट पूरे कमरे में फैलती है। जैसे ही तलवार बाहर आई, ठंडी रोशनी ने पूरे कमरे को छू लिया। ब्लेड एक बहती हुई सफेद लौ जैसा दिख रहा है, सपनों की तरह, लेकिन चाकू की तरह धारदार। ब्लेड के रिफ्लेक्शन में लिन की आंखें दिखती हैं। लिन धीरे से फुसफुसाता है, यह तो जैसे दर्पण हो, और उस दर्पण में छुपा है कुछ बेहद पुराना। दूसरी ओर निदेशक का चेहरा नाटकीय रूप से बदलता है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। निदेशक मन में कांपती आवाज में, नहीं, यह वही है। ये आ रहा है, उसकी बुरी ऊर्जा जैसे कोई प्राचीन झराद मेरे रगों में उतर रही है। अचानक तलवार से पर्पल ऑरा फूटने लगता है। पूरी दुकान में एक गूंजती हुई कंपन फैलती है। निदेशक चौंक कर मन में, नहीं, ये तो तलवार का श्राप साकार हो गया है। तलवार कांपने लगती है और उससे एक गाढ़ा काला मिस्ट निकलता है जो हवा में सांप की तरह लहराता है। श्राप अब सिर्फ हथियार में कैद नहीं है, अब ये अपना पहला शिकार ढूंढ रहा है। श्राप मिस्ट बदलता है और धीरे धीरे एक डरावने टेंटिकल का रूप लेता है। फिर वह एक सांप में तब्दील हो जाता है। पर यह कोई साधारण सांप नहीं, ये एक श्रापित सांप है। निदेशक सांस रोकते हुए, क्या क्या ये किताबों की दुकान का मालिक ही इसका असली वाहक है? सांप जैसे कई श्रापित रूप एक साथ फुफकारते हुए लिन की ओर झपटते हैं। लिन का चेहरा शांत, निगाहें तलवार पर। लिन सोचते हुए, ठंडी नजर से तलवार को घूरते हुए, हम इस पर जो शब्द उकेरे गए हैं, यह किसी अज्ञात भाषा में है, शायद अजूर की, जो अब लुप्त हो चुकी है। श्रापित सांप एकदम लिन के सामने पहुंचते हैं, लेकिन लिन अब भी शांत खड़ा है। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए, ये मौका दुर्लभ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इसे और करीब से समझना चाहिए। दूसरी ओर फूल और गारगोयल बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी मूर्तियां दरकने लगती हैं, वे गुस्से से कांपते हैं। निदेशक तेजी से खड़ा होता है, पसीना पोंछते हुए, हे भगवान, किताबों की दुकान का मालिक अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा? कि बेछूत क्या बुरी ताकतें उसे बांध रही हैं? उसके पैर बुरी तरह कांप रहे हैं। निदेशक मन में चिल्लाता है, शिट,
मैंने अपने पूरे जीवन की सबसे भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सिक्स, लेकिन ऐसा रोमांच, ऐसी खामोश तबाही कभी महसूस नहीं की। और हाँ, यही वो मौका था जब मैं उस बूढ़े कमीने की खोपड़ी तोड़ सकता था। और मैं यहाँ काँप रहा हूँ। निदेशक, धीमी आवाज में। ये एहसास इससे भी अधिक रोमांचक, जैसे मेरे हाथ में ईथर एनीहिलेटर का बटन हो। निदेशक की आंखें फैली हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से देवताओं के युद्ध को देखूंगा, वो भी लाखों वर्षों से चले आ रहे टकराव को। और वह किताबों की दुकान का मालिक, आखिर वो क्या योजना बना रहा है? पृष्ठभूमि में एक घना साया धीरे धीरे उभरता है। निदेशक की आंखें सिकुड़ती हैं, सांस रुकती है। जोसेफ को यकीन था, उसने उस पल कुछ ऐसा देखा जो निषिद्ध था, अवर्णनीय था। शायद वह स्पष्ट रूप से उसे देख नहीं पाया, पर उसकी आत्मा कांप गई। उसके शरीर के हर रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई आदिम चेतावनी भीतर से चिल्ला रही हो। काली परछाई से एक आकृति निकलती है, स्याही से बनी हुई, शराब से भी ज्यादा काली। एक लंबा टेंटिकल बनता है जो उसी की गर्दन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टेंटिकल पर दर्जनों आंखें, सबकी सब शराब को घूरती हैं। तभी तलवार के क्रिस्टल से तेज चमक फूटती है। स्नेक फॉर्म कर्सेस हवा में झपकते हैं और पलक झपकते गायब हो जाते हैं। अब वही श्राप निदेशक की ओर झपटते हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों की नसें लाल होने लगती हैं। फिर सब अचानक शांत हो जाता है। श्राप वाष्पित हो जाते हैं। निदेशक हाँफता है, पसीने से लथपथ। निदेशक कांपती सांस में, हे होली लाइट, अभी मैंने क्या देखा? उसकी निगाह क्रिस्टल तलवार पर टिक जाती है। वो अंदर की हलचल को महसूस करता है। वे शक्तियां जो लालच और हिंसा से भरी थी, अब वे भयभीत हैं, घबरा रही हैं, जैसे मरने के कगार पर हों। श्राप भीतर ही भीतर चीखता है, एक घुटती हुई, फटी हुई आवाज। निदेशक धीरे धीरे बोलता है, अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो मैं कहूंगा ये वैसा है जैसे कोई मासूम एक डरावनी फिल्म में हत्यारे के शिकंजे में फंस गया हो, जैसे उसे कांच की खिड़की से घसीटा जा रहा हो और वह पीड़ा में मौत से पहले भी जीने की भीख मांगता है। निदेशक धीरे धीरे सर हिलाता है। बेहद दुखद है। मैं इस श्राप के लिए लगभग दया महसूस कर रहा हूं। हल्की हवा के साथ झुंझुनी सी आवाज। एक श्राप का काला टुकड़ा टूटकर क्रिस्टल से नीचे गिरता है और तलवार पर टपकता है। लिन आश्चर्य से देखता है, सोचता है, क्या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था या ब्लेड का निचला हिस्सा सच में काला पड़ गया था? एक आंख मिचकाकर देखता है। नहीं, मेरी नजर झूठ नहीं बोलती। कुछ तो बदला है। तलवार थोड़ी गंदी सी लग रही है। वह तलवार को हल्के से हवा में उठाता है। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए, इसे पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो झटक कर साफ करते हैं। वह तलवार को तेजी से स्विंग करता है। एक स्पष्ट फूं की आवाज के साथ हवा चीरती है। श्राप का काला टुकड़ा जमीन की ओर गिरता है। तभी काली स्याही एक जीते जागते केंचुए की तरह बनती है, दांतेदार मुंह खोलती है और उस टुकड़े को निगल जाती है। श्राप समाप्त हो चुका है। सब कुछ स्वच्छ है। तलवार चमक रही है। लेन हकपकाया सा, तलवार को घूरते हुए, हूं, ये तो जैसे नई हो गई हो। हौले से ब्लेड पर हाथ फेरता है। ये कोई मिट्टी नहीं थी, शायद कोई खास प्रक्रिया थी। दिलचस्प। वह ब्लेड को पकड़कर धीरे से निर्देशक की ओर देखता है। लिन साफ शांत स्वर में, श्रीमान जोसेफ, ये तलवार वाकई अद्भुत है। मैंने सोचा था ये गंदी है, पर शायद ये डिजाइन का हिस्सा था। निदेशक जोसेफ का चेहरा भावशून्य, आंखें चौड़ी, सांस थमी हुई। धीरे से आवाज अंदर से, निदेशक थरथराता हुआ, क्या क्या ये संभव है? जिस श्राप ने टॉवर को वर्षों तक जकड़े रखा, जिसने हमारे सबसे उज्जवल योद्धाओं को निगल लिया, वो अभी अभी खत्म हो गया। उसके चेहरे से पसीना टपकता है। वह धीरे धीरे सिर झुका लेता है। निदेशक सोचता है, उसने इसे गंदगी कहा और झटके से साफ कर दिया। क्या ये आदमी मजाक कर रहा है या ये उसकी सहज शक्ति है? क्या ये वो है जो किताबों के पीछे छिपा बैठा है, एक साधारण दुकानदार का मुखौटा? लिन मुस्कुराता है, जैसे कुछ खास समझते हुए। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, पर एक प्रस्ताव है। हाथ फैलाता है, दुकान की ओर इशारा करता है। क्या आप कोई किताब पढ़ना चाहेंगे? आप चाहें तो एक मुफ्त में ले सकते हैं। खुद चुनने का प्रयास करेंगे? निदेशक धीरे से हाथ उठाते हुए गला सूखा हुआ, ना नहीं धन्यवाद। आवाज कांपती है। आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद आप ही मुझे कोई किताब सुझा दें। बुक स्टोर का शांत वातावरण,
बाहर हल्की बारिश की आवाज। दरवाजे के भीतर लिन कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे कोई विचार पक चुका हो। लिन सोचते हुए, इतना मूल्यवान उपहार मिला है, अगर मैं उसे कुछ न दूं तो ये तो सरासर बदतमीजी होगी। क्यों ना इस मौके का इस्तेमाल अपने स्टॉक का प्रचार करने में करूं? हौले से मुस्कुराता है। शुक्रिया कहने के लिए मैं जोसेफ को एक किताब चुनने दूंगा। लिन थोड़ा शर्माते हुए गला खंखारता है, मन में खुशी से अंगूठा दिखाता है। अप्रत्याशित रूप से एक अच्छी किताब मिल जाना कितना सुखद होता है। मुझे यकीन है उसे मेरा विचार पसंद आएगा और इससे हमारे बीच बेहतर तालमेल भी बनेगा। एक ही तीर से दो शिकार। लिन अब जोसेफ की ओर देखता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लिन, मेरे पास एहसान चुकाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसी किताब है जिसे आप पढ़ना चाहेंगे? मैं आपको एक किताब गिफ्ट में दे सकता हूं, या आप चाहें तो खुद चुन लें। निदेशक हाथ उठाकर विनम्रता से इनकार करता है। नहीं धन्यवाद, कृपया आप ही कोई सुझाव दें। लिन थोड़ा जोर डालते हुए, लिन, उम्मे, क्या आप वाकई कोशिश नहीं करना चाहते? मेरा स्टॉक काफी विशाल है। निदेशक थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराता है। आपके दयालु शब्दों के लिए आभारी हूं, लेकिन सच कहूं तो केवल आपके सुझाव ही मेरे लिए उपयुक्त होंगे। लिन धीमे से सिर हिलाता है। ऐसा है, बहुत अच्छा। लिन पीछे मुड़ते हुए शेल्फ की ओर बढ़ता है, मन में विचारों की हलचल। थोड़ा हैरान हूं, क्या मेरी कहीं आत्मा को छूने वाली बातें सच में इतना असर कर गईं? अपनी मर्जी से किताब चुनने के बजाय वो मेरी सिफारिशों पर भरोसा कर रहा है। लिन शेल्फ के पास जाकर किताबें टटोलता है। लगता है यह भी ओल्ड विली की तरह एक नियमित ग्राहक बनने जा रहा है। बहुत बढ़िया प्रगति है। लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। हालांकि थोड़ा अफसोस है कि मुझे अपना पूरा कलेक्शन दिखाने का मौका नहीं मिला। निदेशक दूसरी ओर खड़ा उसे देख रहा है, फिर चौंकता है। मन में, वह क्या वह निराश दिख रहा है? फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओह, अब मैं समझा। जिस अभिशाप को कोई वीर योद्धा नहीं झेल पाया, उसे इस पुस्तक विक्रेता ने यूं ही समाप्त कर दिया। निदेशक के मन में गूंजते हैं पुराने शब्द और दृश्य। अपनी पत्नी की मौत की स्मृति। निदेशक आंखें बंद करते हुए, अब समझ आया, मेरी शक्ति, मेरा ओहदा, ये सब उसके सामने तुच्छ है। दो महान सत्ता से दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद मेरी अज्ञानता अब भी भारी है। शक्ति के बिना न्याय बस एक भ्रम है। निदेशक मन में संदेह से भरी निगाहों से, क्या मैं इस पुस्तक विक्रेता से सिर्फ सलाह और तोहफे की उम्मीद कर सकता हूं? यहां कौन खुद से किताब चुनने की हिम्मत करेगा? मृत्यु की कामना है क्या उन्हें? लिन बुक स्लैब के पास खड़ा है, ठुड्डी पर हाथ रखे सोच रहा है। सामने किताबों की अलमारियां और उनमें हजारों कहानियां चुपचाप सांस ले रही हैं। लिन धीमे स्वर में खुद से, जोसेफ को परियों की कहानियां पसंद है तो शायद एंडरसन की कहानियां, लेकिन नहीं, एक ही स्वाद बार बार परोसने से भूख मर जाती है। वो एक किताब उठाता है, किताब की धूल उड़ती है जैसे पुराने सितारे जाग गए हों। लिन किताब को देखते हुए, इस बार शायद ये सही रहेगी। निदेशक की ओर मुड़ते हुए, यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। किताब का कवर चमकता है, व्हेन स्टार्स अलाइन। निदेशक हैरान किताब का नाम दोहराता है। फिर वह व्हेन स्टार्स अलाइन, उसके हाथ कांपते हैं, धातु के कृत्रिम अंग थरथराते हैं। निदेशक मन में, मुझे हमेशा अपने आत्मनियंत्रण पर गर्व था, पर अब ये लोहे के हाथ भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। क्या ये उस अनाम डर का असर है? निदेशक भीतर की आवाज में, दैवीय शक्ति। पल में सब समाप्त, सब कुछ बुझ गया जैसे तारे फूटे हों। सिर्फ एक झलक और डर दिल में उतर गया। वो अब लिन को देखता है, जैसे कोई देवता सामने खड़ा हो। निदेशक कांपती सांसों के साथ, अगर कोई ईश्वर है तो यही है। अब वो खुद को एक अनंत रात के आकाश में खड़ा पाता है। उसके पैरों तले सितारे, सिर के ऊपर अंधेरा और रहस्य। निदेशक गंभीर टोन में, तारे सबसे बड़ी वर्जना है, उनके पार एक अनदेखी सभ्यता है, एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं जानता। लीन एक शांत मुस्कान के साथ मुंह खोलता है। इस जीवनी को समझना आसान नहीं होगा। हल्के स्वर में, इसे एक खोई हुई दुनिया की काल्पनिक कहानी मान लीजिए। किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए, लिन धीरे लेकिन गहराई से, शायद इससे आप खुद को बेहतर समझ पाए। निदेशक किताब थामते ही सिहर उठता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके रगों में समा गई हो। निदेशक कांपती सोच में,
एक और दुनिया? क्या ये ब्रह्मांड से परे किसी और इशारा कर रही है? क्या वहां पवित्र प्रकाश है? थूक सटकता है, किताब खोलता है, पेज पलटते ही वातावरण बदलता है, सब कुछ काला, अनंत, खामोश। निदेशक गहराई में डूबती आवाज में, नहीं, फिर से नहीं। वो चारों ओर देखता है, अंधेरे में तैरता हुआ। पर ये पिछली बार जैसा नहीं है, ये ज्यादा खाली है, ज्यादा गहरा। उसकी आवाज अंतरिक्ष में गुम हो जाती है। निदेशक घबराते हुए, मैं कहाँ हूं? अचानक पीछे से एक धीमी, शांत पर पराई आवाज आती है। घबराने की जरूरत नहीं, अतिथिगण। सामने एक कमरा उभरता है, मंद पीली रोशनी। एक आदमी बैठा है, चेहरे पर मास्क, हाथ में किताब। वह व्यक्ति पढ़ते हुए बिना देखे, कम से कम यहां आप सुरक्षित हैं। निदेशक पीछे मुड़ता है, सचेत। तुम कौन हो? वह व्यक्ति धीरे मुस्कुराते हुए। लगता है अब आप शांत हो गए हैं। अब वो धीरे से किताब बंद करता है, चेहरा उठाता है। स्वागत है, तुम जो सितारों को देखने की कोशिश करता है। निदेशक संदेह में, टकटकी लगाकर, सितारों पर? माफ कीजिए, पर आप हैं कौन? वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्के से हाथ उठाता है। वह व्यक्ति, यहां मेरा नाम मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपको नाम से पुकारना ही है, मुस्कुराता है, तो मुझे एल कहिए। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर निदेशक की आंखों में समझ की बिजली कौनती है। निदेशक धीरे, एल मतलब लिंग जी? नहीं, क्या वाकई? वो आगे बढ़ता है, अंदर कदम रखता है। ठीक है श्रीमान एल, क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह असल में है क्या? कमरे की दीवारें किताबों से बनी हैं। निदेशक उन्हें छूता है, किताबें सिसकारी लेती हैं। एल धीरे, ये कोई जगह नहीं है, ये है निर्णय की सीमा, तुम्हारा पहला और आखिरी मौका। इससे पहले कि पागलपन तुम्हारी सोच को निगल जाए। वो खिड़की के पास जाता है, बाहर शून्य घूरता है। अगर तुम यहीं रुके, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर निकलना चाहो तो तर्क तुम्हें नहीं बचा पाएगा। धीरे निदेशक की ओर घूमता है। सिर्फ वही लोग जिनकी इच्छाओं को सितारे भी नहीं निगल पाते, वो ही रास्ता दिखाने वाला प्रकाश बन सकते हैं। एल गहराई से, तो बताओ, क्या तुम सच में इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो? निदेशक सीने पर हाथ रखता है, ईमानदारी से। मुझे नहीं पता ये सितारे क्या हैं, नहीं पता कि मैं प्रकाश बन सकता हूं या नहीं, लेकिन अगर इससे मैं और त्रासदियों को रोक पाऊं तो हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एल कुछ क्षण देखता है, फिर मुस्कुराता है। फैसले में जल्दी मत करो। वो चुटकी बजाता है, हवा में उठता है, उसकी उंगलियों के इशारे पर कई जादुई डाइस हवा में तैरने लगते हैं। एल गहराई से, सबसे पहले आइए एक खेल खेलते हैं। निदेशक का चेहरा तन गया है, परेशानी उसकी आंखों में साफ झलक रही है। निदेशक मन में, क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं सकता। क्या यह सब उसका ही खेल है? एल के चेहरे पर हल्की मुस्कान, उसकी आंखें मास्क के पीछे चमकती हैं। निदेशक देखते हुए, सिर्फ एक लाइन, और मैं निश्चल हो गया। वह अब मेरे साथ क्या करने जा रहा है? मास्केड फेस में निदेशक की परछाई दिखाई देती है। एल धीमे और कठोर स्वर में, सब कुछ तैयार है, अपने साथी के साथ आगे बढ़ो। एक पल में निदेशक के पास एक छाया प्रकट होती है, धुंधली पर जीवित। निदेशक हैरान होकर, ये जीवित है? और इसकी उपस्थिति बजी किसी सच्चे साथी जैसी लग रही है। जगह बदलती है, अब वे एक जर्जर और परित्यक्त इमारत में है। एल की बैकग्राउंड से गूंजती आवाज, अब आप एक परित्यक्त इमारत में हैं। हर ओर जंग और क्षरण की लकीरें हैं। एक डाइस घूमता है और कमरा गायब हो जाता है। निदेशक आश्चर्य में सोचता है, वह शब्दों से इमारतें बना सकता है? क्या वह स्वप्न लोक का कोई देवता है, या वह इसी के जरिए सच्चाई छिपा रहा है? निदेशक पीछे मुड़कर देखता है। दरवाजे के उस पार एल खड़ा है, उसके पास छोटे छोटे घन तैर रहे हैं। एल तेज, सख्त आवाज में, अवधारणा जांच सफल। आपकी आत्मिक संवेदना सक्रिय हो चुकी है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आपको देख रहा है। निदेशक की अंतःप्रज्ञा उसे चेतावनी देती है। एल कहता है, पीछे मुड़िए और देखिए। निदेशक पीछे मुड़ता है और दृश्य सख्त हो जाता है। एक अवर्णनीय प्राणी, दर्जनों आंखें, टेंटिकल्स जिन पर नुकीले दांत चढ़े हैं। निदेशक आतंकित होकर, ये बकवास क्या है? मुझे इसे लड़ना होगा। वह ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। घबराकर, मैं ईथर को महसूस नहीं कर पा रहा, मेरी शक्तियां गायब हैं। टेंटिकल्स उसके हाथ को रस्सियों की तरह लपेटते हैं। एक क्रंचिंग आवाज होती है। निदेशक
चीखते हुए। नहीं। और उस पल वो प्राणी उसे अपने भीतर समेटने लगा, जैसे अंधकार उसे निगल रहा हो। निदेशक की जोरदार चीख गूंजती है। तुमने उसे देखा, उस निषिद्ध उपस्थिति को, और छू भी लिया। और अब अनगिनत चमकदार, अजीब और डरावनी बाड़ें तुम्हारे दिमाग में उफान भरने लगी हैं। हर पल एक पागलपन की लहर तुम्हारे होश पर हावी हो रही है। उन अपवित्र शब्दों ने तुम्हारे मन की गहराइयों में झर घोल दिया है। अब तुम ये नहीं समझ सकते क्या असली है और क्या सिर्फ भ्रम। तुम्हारी चेतना फिसल रही है, डर तुम्हारे भीतर घोंसला बना रहा है। हर दिशा से आतंक तुम पर हावी है, जैसे कोई अदृश्य दानव तुम्हें निगल रहा हो। तुम गिर रहे हो एक अनंत अंधकार में, जहां ना रोशनी है, न स्पर्श, न वापसी। और अब जब तुम्हारे पास समझदारी की आखिरी झलक बची है, तो बताओ, तुम अपना आखिरी काम क्या चुनोगे? निदेशक की सांसें टूटने लगी थीं, चेहरा पसीने से तर, आंखें जलती हुई। वो उस राक्षस की छाया में डूब चुका था, चेहरा बिल्कुल मौत जैसा पीला। निदेशक कांपती आवाज में, मैं अपने साथी को आगे धकेलता हूं, तभी हवा कांपती है। एल के पीछे की जगह अचानक फटती है, जैसे अंतरिक्ष ही दरक गया हो। एक गहरी दरार, और उस दरार से निकलता है एक बड़ा चमगादड़ जैसा राक्षस। वो बीस्ट इतना विशाल था कि एक झटके में एल को अपने हाथों में जकड़ लिया, और फिर वो दोनों गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। लाइब्रेरी का एक एक पन्ना उड़ता है, और फिर शून्य। बस बचते हैं कुछ सांसारिक टुकड़े। एक टुकड़ा सबसे बड़ा, एक काला छेद जिसकी गहराइयों से आंखें झांक रही थीं। काला छेद से गूंजती हुई आवाज, तुम सफल हो गए। अचानक सब धुंधला पड़ जाता है, और निदेशक खुद को पाता है एक समुद्र तट जैसे किनारे पर। ऊपर तारे हैं, चारों ओर सन्नाटा। निदेशक हांफते हुए सर पकड़ते, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? वो पागलपन, फुसफुसाहटें अब नहीं सुनाई देती। शायद खेल खत्म हुआ। लेकिन पानी के नीचे से कुछ फिर से हिलता है, तेज उबाल, और फिर प्रकट होता है एक और दानव, विशाल, विकृत, और इस बार कई हाथ और पैर। वो दानव अधिपति आयोक्स था। पहले सिर्फ एक आंख थी, अब पूरा शरीर आंखों से भरा हुआ। अचानक सब कुछ कांपने लगता है, ब्रह्मांड गड़गड़ाने लगता है। ब्रह्मांड के बीच उगने लगी गंदगी, बजने लगी नर्क की बांसुरी, देवता नाचने लगे, आवाज बिना, पर चाल में पागलपन। एक और राक्षस सामने आता है, पीली आंख, टेंटिकल्स, और उसके पीछे तैरती आकाशगंगाएं। निदेशक बस देखता रहा, कांपता रहा, सांसें थामे, आंखें खोले। निदेशक धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, मैं वापस आ गया हूं, मैं जोसेफ हूं। इस पुस्तक ने सब दिखा दिया। अब मैं बस पहाड़ जाना चाहता हूं, आसमान की ओर देखकर चिल्लाना चाहता हूं। वो मेज पर गिरता है, आंखें बंद करता है, गहराई से सोचता है। निदेशक भीतर से सोचते हुए, नहीं, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे खुद को शांत करना होगा। शायद शायद यही किताब की दुकान के मालिक की योजना थी। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर तैर जाती है। निदेशक थोड़ा हंसते हुए, काल्पनिक उपन्यास नहीं है ये, मेरे बचाव की आखिरी कोशिश थी। उसने शायद मेरी थोड़ी सी समझदारी को बचाए रखने की चाल चली थी, और मैं शुक्रगुजार हूं। निदेशक खड़ा है, आंखें चौड़ी, चेहरा गंभीर। लिन को देखता है, किताब पढ़ रहा है, और उससे भयावह ऊर्जा निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि पुस्तक दुकान के मालिक का पिछला मूल्यांकन फिर से पलट दिया जाएगा। यह निर्णय किसी पिछली त्रुटि के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग केवल प्रथम श्रेणी की है। वह किताब की ओर बढ़ता है, उसके नजदीक खड़ा होकर डर के साथ सवाल करता है, निदेशक, वे किंवदंती में? ओह हाँ, क्या वे महान प्राणी उस सभ्यता का हिस्सा थे? लिन धीरे से किताब बंद करता है, एक ठंडी सांस लेता है। वह उसे टेबल पर रखता है और कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, मन में सोचते हुए, इस प्रश्न का क्या अर्थ है? देखता है सोचते हुए, इस पर विचार करने पर इस जीवनी के कई भाग संभवतः जोसेफ के लिए बहुत अस्पष्ट है। उसके सामने पड़ी किताब का टाइटल चमकता है, व्हेन द स्टार्स ऑफ ह्यूमैनिटी शाइन। लिन की आंखों में चमक आती है, वह मुस्कुरा उठता है। बिल्कुल, वे पुरानी सभ्यता के स्मारक हैं, इतिहास के साक्षी और निर्माता भी। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो।
हम सभी अंततः समय की लंबी नदी में लुप्त हो जाएंगे। निदेशक की उंगलियां कांपती हैं। वह किताब की ओर देखता है, फिर धीमे से बोलता है, मैं समझता हूं। मन में सोचता है, वह सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यह किताब मेरे अंदर एक शक्तिशाली अस्तित्व को कैद कर रही है, और जब तक कुछ शर्तें पूरी होती हैं इसे बुलाया जा सकता है। लेकिन इसे बुलाना बहुत खतरनाक है। फ्लैशबैक की हल्की झलक, टूटते महलों, गिरते पत्थरों और एक सभ्यता के पतन की झलक। निदेशक मन में, उनके अनुसार वे कभी एक उच्च सभ्यता के सदस्य थे, लेकिन यह सभ्यता भी प्राचीन साम्राज्यों की तरह ही खत्म हो गई। सील बंद होने के बाद इसका भी पतन हो गया। धीरे से आंखें खोलता है। सामने लिन खड़ा है, हल्की मुस्कान के साथ। निदेशक धीमे स्वर में, जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने इसे सील कर दिया, निस्संदेह यह अथाह पुस्तक दुकान का मालिक मेरे सामने है। लिन सोचते हुए शांत मुस्कान के साथ, माँ, जोसेफ ये किताब लेकर ऐसे कांप क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेहद अजीब विचार उसके भीतर आकार ले रहा हो। मुझे थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। धीरे से आगे बढ़ता है। शायद इससे उसके भविष्य के खर्चे कुछ कम हो जाए। मेरा मतलब है पढ़ने का अनुभव बेहतर हो जाए। लिन साफ और सौम्य आवाज में, मुझे मालूम है आप इस वक्त थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार ये किताब पूरी तरह से समझ पाना अभी आपके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए ज्यादा सोचिए मत। एक गहरी सांस लेकर, इस समय सबसे अहम चीज ये है, लोगों की इच्छाओं को समझिए और उन्हें इस तरह प्रेरित कीजिए कि वे आपके लिए खुद काम करना चाहें। निदेशक धीमे स्वर में, उन्हें मेरे लिए काम करने दो। मुझे लगता है ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेन मुस्कुराते हुए पास आता है, तलवार को हाथ में लेता है। हतोत्साहित मत हो, क्योंकि ये निर्णय तुम्हारा है। अब तुम्हें सिर्फ अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। गंभीर लहजे में, अतीत को जाने दो, चाहे वो दुख हो या कोई गौरव। केवल तभी तुम भविष्य की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो पाओगे। थोड़ी देर चुप्पी, फिर आगे बढ़ता है। ये तो तय है, तुम्हारे नए जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, इसीलिए बेहतर होगा हम इस किताब का इस्तेमाल सोच समझकर शुरू करें। किताब की ओर इशारा करता है। मैं इसे तुम्हें एक उपहार के रूप में दे रहा हूं। इसे अपने साथ ले जाओ और धीरे धीरे ध्यान से इसका अध्ययन करो। निदेशक थोड़ा झुककर, आपके उपहारों और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया है। लिन मुस्कुराते हुए, इतना सम्मान मत दो। मैं तो बस उन लोगों के विचार साझा कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे पहले ये राहें तय की थी। थोड़ी देर सोचकर आगे कहता है, एक पंक्ति है जो मैं तुमसे साझा करना चाहता हूं। आवाज में गहराई। किसी भी राष्ट्र में लाखों लोगों के बीच बस एक ही सच्चा प्रतिभाशाली होता है, और पूरी दुनिया में लाखों घंटे बस यूं ही बीत जाते हैं इससे पहले कि कोई सचमुच ऐतिहासिक क्षण घटित हो। पर जब वो क्षण आता है, वो आने वाले हजारों वर्षों के इतिहास को बदल देता है। हाथ बढ़ाकर निदेशक की ओर देखता है। जब दृढ़ इच्छा शक्ति और ऐतिहासिक भाग्य एक दूसरे से टकराते हैं, तो वही चिंगारी निकलती है जो सभ्यता के आसमान में सितारों की तरह चमकती है। धीरे से मुस्कुराता है। ऐसा हर क्षण एक नायक का मंच होता है। लिन खड़ा है सामने, निदेशक मौन और सोच में डूबा। लिन धीरे लेकिन आत्मविश्वास से, मैं आपसे हीरो बनने को नहीं कह रहा, क्योंकि इस दुनिया में असली नायकों के लिए मंच बहुत कम है। लिन आंखों में गहराई ले, आप इंसान हैं, और इंसान होना कोई कमजोरी नहीं। आपके पास सीमाएं हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। निदेशक की आंखें चमकती हैं, जैसे कोई गहरी बात समझ में आ गई हो। लिन धीरे मुस्कुराते हुए, खुद को ज्यादा या कम मत समझिए। बस जब वक्त आए तो अपने भाग्य को स्वीकार कीजिए। सीन बदलता है। एक सफेद सीढ़ी सितारों की ओर जाती हुई दिखती है। निदेशक उसे देखता है और उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी शांति है। लिन, आवाज बैकग्राउंड में चलती है, सितारों की तरह अनंत काल तक चमकने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना करो कि जब तुम चलो तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा प्रकाश बने। निदेशक पहला कदम सीढ़ी पर रखता है। पल भर ठहरता है, सांस भरता है। लिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, एक छोटा दीपक भी अंधेरे को हरा सकता है। वो रोशनी तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। सीन अचानक फ्लैशबैक में बदलता है। निदेशक युवा है, घुटनों के बल बैठा है। सामने एक व्यक्ति उसे नाइट की शपथ दिला रहा है। व्यक्ति गंभीर स्वर में, प्रशिक्षु,
जोसेफ अब्राहम, क्या तुम न्याय के नाम पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो? जोसेफ, बिना झिझक, गर्व से, मैं तैयार हूं। मैं पवित्र ज्योति की शपथ लेता हूं, मेरी तलवार केवल उजाले के लिए चलेगी। वर्तमान निदेशक खामोशी से खड़ा सब देख रहा है। लिन, धीरे से पुस्तक को छूते हुए, कभी मत भूलिए कि इस पल आपने क्या महसूस किया। चलते रहिए और याद रखिए, हर किसी की राह अलग होती है। शायद ये किताब आपकी राह को थोड़ा और साफ कर दे। निदेशक की मुट्ठी भींच जाती है, उसकी आंखों में संकल्प की आग है। निदेशक, धीरे से फिर तेजी से, मैं करूंगा। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। दरवाजा खुलता है। धीमे स्लोमो में बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराती हैं। निदेशक, आसमान की ओर देखते हुए ठिठक कर, मैं यकीन नहीं कर सकता, इस उदास बारिश की खूबसूरती को देखे कितने साल बीत गए। एक गहरी सांस। शायद अब मुझे बस शांत हो जाना चाहिए। उसके चारों ओर एक हल्की अदृश्य आभा तैर रही है। हाथ में एक किताब है। हवा उसके कोट को धीरे धीरे हिला रही है। निदेशक, मुस्कुराते हुए खुद से, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, बहुत बेहतर। यह ठंडी हवा जैसे मेरे दिमाग की सारी उलझनें बहा ले गई। कितने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जिंदा हूं। जिन वर्षों में मैं वो अभिशप्त तलवार ढोता रहा, वो तलवार धीरे धीरे मेरी आत्मा को खा रही थी। सिरदर्द, बेचैनी, नींद की कमी, मैं अपना ही शरीर खो रहा था। और फिर उस बूढ़े जादूगर से लड़ाई के बाद मेरा दाहिना हाथ चला गया। सब खत्म सा लग रहा था। वो अपने मैकेनिकल हाथ को देखता है, हल्की चमक उसकी उंगलियों में झलकती है। निदेशक, धीरे से चलते हुए, लेकिन अब वो तलवार किसी और की हो चुकी है। बुक स्टोर का मालिक, उसने उस शापित ऊर्जा को निगल लिया। वो बारिश में भीगता हुआ लेकिन हल्का महसूस करते हुए चलता है। निदेशक, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मुस्कुराकर, शायद मैं सच में आजाद हो गया हूं। हथियार गया, लेकिन आत्मबल और एक दुर्लभ उपहार के साथ लौटा। ये कोई घाटे का सौदा नहीं था। तभी सामने से एक अजनबी आता है, लंबा, चेहरा छुपा हुआ, काले चौगे में। निदेशक, अपने मन में, थोड़ा समय चाहिए, फिर मैं फिर से अपनी चरम शक्ति तक पहुंच सकता हूं। बस इस नए शरीर के साथ तालमेल बैठाना है। उनका कंधा हल्के से टकराता है। निदेशक और अजनबी साथ में। माफ कीजिए, दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन तभी निदेशक रुकते हुए अजनबी को पीछे से देखता है। ये आभा, वो अपनी ऊर्जा को दबा रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं वह एक शिकारी है और बहुत खतरनाक। निदेशक, आंखें सिकोड़ते हुए, इतनी शुद्ध ऊर्जा, शायद विनाशकारी स्तर का शिकारी। व्हाइट वुल्फ में तो ऐसा कोई नहीं। क्या वो अकेला काम करता है? उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। हाथ धीरे से मुट्ठी में बदलता है। पूछताछ करूं? अगर उसने विरोध किया तो रुकता है, फिर सांस छोड़ता है। नहीं, अभी नहीं। कोई सबूत नहीं, और ऐसी शक्ति से उलझना टावर को मुश्किल में डाल सकता है। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हुई, मैं निपट लूंगा। निदेशक घूमकर चल देता है। दूसरी ओर वो अजनबी भी रुकता है। उसकी कोट की स्लीव से एक खंजर थोड़ा बाहर निकलता है, तैयार। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि निदेशक चला गया, वो भी उसे धीरे से वापस छिपा देता है। एक ऊंची सरकारी बिल्डिंग की ओर झूम करता है। बाहर खड़ा है निदेशक, फोन पर बात करता हुआ। फोन पर धीमी आवाज में, क्लाउड, कैसा चल रहा है? फोन की दूसरी ओर क्लाउड, तेज और प्रोफेशनल टोन में, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम सफेद भेड़िए के शिकारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं सर। निदेशक, गंभीर टोन में, ठीक है। जब तुम खाली हो तो अल्फज राज्य की भाषा पर कुछ पुरानी शोध सामग्री ढूंढना मत भूलना। बुक स्टोर वाला उस प्राचीन लुप्त भाषा में दिलचस्पी ले रहा है जो जादुई तलवार पर खुदी है। एक सेकंड रुकता है, धीरे बोलते हुए, और हाँ, जब जानकारी इकट्ठा कर रहे हो तो उस सफेद बालों वाले अकेले शिकारी की गतिविधियों पर भी नजर रखो। निदेशक एक पुरानी इमारत के सामने खड़ा है, फोन पर कहता है, संभावना है वह विनाशकारी श्रेणी का हो। हमें उसकी सारी मूवमेंट्स ट्रैक करनी होंगी। सुरक्षा के लिए जो भी खुफिया जानकारी मिल सके, सब इकट्ठा करो। वो धीरे से लंबी सांस लेता है, फिर बिल्डिंग की ओर देखता है। दीवार पर नाम उभरा है, जोसेफ एब्राहम। फिर फोन पर आखिरी लाइन, सख्त लहजे में, मैं आने वाले कुछ दिनों में टावर पर वापस नहीं आ रहा हूं। कोई भी इमरजेंसी हो, मुझे फौरन बताना। बाकी सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
फोन की दूसरी ओर से क्लाउड की हल्की मुस्कान भरी आवाज। क्लाउड चुहल भरे अंदाज में, ओके टीचर, गुड लक। फोन कट। एक पल को सन्नाटा। फिर निदेशक दोनों हाथ ऊपर उठाकर जम्हाई लेता है। हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैलती है। निदेशक जैसे कोई पहाड़ उतर गया हो, आखिरकार काम से और उस नर्क जैसी कागजी कार्रवाई से आजादी। निदेशक बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूं, काम फाड़ में गया। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है ब्रेक की। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। निदेशक हैंडल पकड़ते हुए, हाँ ठीक है, मुझे याद है। अध्ययन कक्ष में कुछ पुरानी शोध सामग्री अभी भी धूल फांक रही है। हल्की मुस्कान के साथ अंदर दाखिल होता है। शायद कोई प्राचीन ग्रंथ अब भी मेरी राह देख रहा हो। दरवाजा बंद होता है, थकान भरी सांस। निदेशक धीरे से सोचते हुए, ईएनएन काश मेलिसा के अंदर भी किताबों के लिए प्यास होती। उसका तो किताब का नाम सुनते ही सिर दर्द शुरू हो जाता है। वो आज किसका नाम ले रही थी? हल्की हंसी के साथ सिर झुकाता है। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई शूरवीर पढ़ा लिखा है या नहीं। जरूरी है कि वो लड़े और जीते। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, जमीन पर बिखरी किताबों को देखकर। घबराया हुआ, हे भगवान यहां क्या हुआ? कंधे से कोट उतारते हुए गुस्से में दांत भींचता है। पलटकर घड़ी की ओर देखता है। शाम के 6:30। यही तो मेलिसा के डिनर का वक्त है। धीरे धीरे कमरे से गुजरता है, कोई आवाज नहीं, लेकिन रसोई से कोई खुशबू नहीं आ रही, ना आवाज ना हलचल। थोड़ा रुककर गहराई से सोचता है, हल्के अफसोस के साथ, एक बात जिसने मुझे हमेशा छुआ, वो ये कि मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आमतौर पर इस वक्त वो एप्रन में होती, अपने छोटे हाथों से पैन पकड़े तुलसी और मक्खन के साथ छोटे आलू तल रही होती। उसकी आंखों में आती यादों की चमक, सॉसेज पर रोजमेरी छिड़कती, रसोई खुशबू से भर जाता। और तभी दरवाजे से उसके थके हुए बूढ़े पिता आते, जो सारा दिन बाहर काम करके बस उसे एक मुस्कान की उम्मीद लिए घर लौटते हैं। सोच में डूबे सोचता है और वह वही व्यंजन अपने पिता को परोसते कि हाँ, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। और बिखरी हुई किताबों को देखता है। सामने पड़ी लाल गत्ते वाली किताब पर नजर रुक जाती है। उसे उठता है, देखता है। उस किताब का नाम है नाइट्स जस्टिस। निदेशक किताब को देखते हुए बुदबुदाता है, धीमे स्वर में, मुझे याद है, लेखक है। हाँ, वही था। पल भर को रुकता है, पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। एक बुजुर्ग योद्धा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा है। बुजुर्ग योद्धा, संवेदनशील स्वर में, जोसेफ विंस्टन, पैकिंग में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कल से मैं अब वो चमकदार शूरवीर नहीं रहूंगा, ना ही युद्ध विभाग का प्रमुख। वो हल्के से हंसता है, दर्द को छिपाते हुए। कुछ गिद्धों ने रिपोर्ट दी है कि मेरी लड़ने की शैली शूरवीरों के लायक नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कला को लिखा है कब एक किताब में। उम्मीद करता हूं आप मुझे पढ़ाना जारी रखेंगे। उसके पीछे खड़ा यंग निदेशक धीरे से कहता है, चीफ। वो योद्धा मुड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता है, दृढ़ लहजे में, मैं जानता हूं लोग कहते हैं नई लहर वाले कट्टरपंथी हैं, लेकिन मैं अब भी अपने विश्वास पर अडिग हूं। चीफ गुस्से में आगे बढ़ता है, आंखों में आग, कहता है, जब तक तुम्हारे दिल में पवित्र प्रकाश चलता है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा तरीका पारंपरिक है या नहीं। क्या केवल वही तरीका शिष्ट है जो शूरवीरों जैसा दिखे? क्या ये शिष्टता एक बोझ नहीं बन चुकी? निदेशक वर्तमान में किताब पकड़े उसमें लिखे कौशल को याद करते हुए मन में सोचता है, हाँ, वो हत्या और छिपने का मास्टर था। और उसकी जहरीली चाकू। शूरवीर मार सकते हैं, लेकिन अंततः वे शौकिया ही रहते हैं। फिर किताब से एक पेज निकलता है, देखते हुए सोचता है, आह, उसके शिष्य भी उतने ही कष्टकारी हैं। एक तेज ठंडी आंखों वाला व्यक्ति फ्रेम में आता है। हनायामा कोरुबामे वैब, टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स के लड़ाकू अनुभाग के नाइट कैप्टन, और उसके सामने वहीं पेज पकड़े खड़ा हुआ कहता है, क्या आप इस मिशन पर कुछ कहेंगे? हनायामा चश्मा ठीक करता है, धीमे और ठंडे स्वर में कहता है, आते, मैं कहना चाहता हूं। हनायामा मुक्का देखते हुए धीमे स्वर में, आंखों में क्रोध, यदि आप जीत नहीं सकते तो प्रशिक्षण लीजिए। यदि आप जीत नहीं सकते तो अपने प्रतिद्वंद्वी का अध्ययन कीजिए। कमजोर लोग यही करते हैं। वो चश्मा उठाता है, एक पल रुकता है,
फिर तेजी से पहनता है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। क्या आपने कभी नाइट वॉन्डर की कहानी सुनी है? कहानी सुनता है। वर्ष 1616, न्यूओजिन क्षेत्र। एक दिन एक भटकता हुआ शूरवीर न्यूओजिन के एक रईस हनायामा के महल पहुंचा। उसने बस एक रात रुकने का आग्रह किया था। निदेशक टेबल पर मुक्का मारते हुए, दीवार हिलती है, क्लाउड चौंकता है। कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं। निदेशक की लाल आंखें, चेहरा तनाव में, बुलंद आवाज में क्लाउड की ओर इशारा करते हुए। इसीलिए जब आप किसी मिशन पर जाते हैं तो जानकारी इकट्ठा करने के बजाय खुद को मुसीबत में डालते हो। क्लाउड आशंकित, घबराकर बढ़ता है। टीचर कृपया शांत हो जाइए, आप उसे मार डालेंगे। निदेशक ये सब सोचते हुए, मुंह बनाते हुए किताब को बंद करता है। गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाता है, मैं सिर्फ सोचने से ही अपने रक्तचाप को बढ़ा हुआ महसूस करता हूं। वो किताब को मेज पर रखता है, कुछ क्षण ठहरता है, धीरे से, उनके शिष्यों की परवाह किए बिना, जब तक मैं सेवानिवृत्त नहीं होता मैं बकी को कभी उच्च सम्मान नहीं दूंगा। एक लंबा मौन, फिर उसकी आंखें नरम होती हैं, हल्की मुस्कान के साथ। लेकिन अब सोचता हूं, क्या यह इतना बुरा है यदि मैं उसे शिष्य न मानूं? मेज पर 2 और किताब रखता है, मन में सोचते हुए, धीमी लेकिन गंभीर आवाज में, बिना किसी अपवाद के, ये सभी शूरवीरों के लिए बुनियादी अनुदेशात्मक पुस्तकें हैं। बहुत ही बुनियादी लेकिन उपयोगी ज्ञान, जिसे हर नए योद्धा को सीखना ही चाहिए। वह किताबों को छूता है जैसे कोई भूली हुई स्मृति जाग रही हो। अचानक उसकी आंखों में हल्की चमक आती है। निदेशक कड़वाहट भरे गर्व के साथ, लेकिन मैंने एक महान तेजस्वी शूरवीर की बेटी मेलिसा को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया। व्यक्तिगत रूप से। ये किताबें हमेशा उसके लिए बस सजावटी सामान रही हैं। वह रुकता है, कुछ नोटिस करता है। किताबें उलटी पलटी हैं, जैसे किसी ने उन्हें घबराकर या दीवानगी में खोजा हो। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। निदेशक धीमे और गहराते स्वर में, लेकिन ये सब उलट पुलट क्यों है? वह धीरे धीरे स्टडी रूम की ओर बढ़ता है, दरवाजे पर रुकता है, हैंडल थामता है, सांस रोककर पूछता है, मेलिसा। वह दरवाजा खोलता है, देखता है, वहां चारों ओर किताबें बिखरी हैं। मेज के सामने बैठी है मेलिसा, गंभीर, शांत, किताब में डूबी हुई। निदेशक चकित होकर एक कदम पीछे हटते हुए, ये क्या हो रहा है? वह अचानक दरवाजा और जोर से खोलता है। एक झटका, आवाज उठती है तेज लहजे में, मेलिसा तुम क्या कर रही हो? मेलिसा धीरे से नजर उठाती है, थकी हुई लेकिन स्थिर। बस एक शब्द, लर्निंग। निदेशक का चेहरा हक्का बक्का। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। निदेशक धीमे स्वर में, भावुक होकर, मेरी प्यारी मेलिसा। वह उसके पास आता है, मेज से किताब उठाता है और कहता है, मुझे याद है जब तुम सिर्फ 4 साल की थी, तुमने क्या कहा था मुझे? थोड़ा मुस्कुराते हुए, तुमने कहा था मैं पढ़ाई से नफरत करती हूं, है ना? मेलिसा अपनी नजरें किताब से हटाए बिना बोलती है, शांत पर आत्मस्वीकृति के साथ। मैं गलत थी। पन्ना पलटते हुए, उस समय मैं बहुत अज्ञानी थी, मुझे पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता था। अपनी सीमित प्रतिभा के कारण मैं उसका आनंद नहीं ले सकी। एक गहरी सांस के साथ अगला पन्ना पलटती है। अगर मैं अब अपनी 4 साल की खुद से मिल पाती तो उसे अपने प्यारे गाय के कोड़े से जोर से मारती और फिर कहती, बैठ और पढ़। निदेशक चौंक जाता है, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। वह उसके पास झुकता है, उसका माथा छूता है और अपना माथा उसके माथे से मिलाता है, परेशान होकर। तुम्हें बुखार तो नहीं? मेलिसा उसका सर धीरे से झटक देती है। उसकी आंखें अब पढ़ते पढ़ते लाल हैं, पर उनमें अजीब सी दृढ़ता है। मेलिसा धीरे लेकिन बेहद ठोस आवाज में, नहीं, मैं पूरी तरह जाग रही हूं। मैं पहले से कहीं ज्यादा साफ सोच रही हूं। निदेशक खड़ा है, उसकी तरफ एकटक देख रहा है। मेलिसा धीरे, किताब से नजर हटाए बिना, मैं अपनी कमजोरियों और अज्ञानता से पूरी तरह वाकिफ हूं। पहले जो तरीका अपनाया था पढ़ने का, वो काम का नहीं था। बहुत कुछ गवाया मैंने, गलतियां की, इतनी कि अभी अभी घबराहट की उस दीवार को पार किया है। एक थकी मुस्कान के साथ, सच कहूं, मैं बहुत असफल रही हूं। वो अपने चेहरे पर हाथ रखती है, मानो खुद को संभाल रही हो। निदेशक थोड़ी देर उसे यूं ही देखता है, फिर मन में सोचता है, क्या ये वही भोली मासूम सी मेरी बेटी है, लापरवाह और चंचल मेलिसा, या फिर कोई और जो उसकी तरह दिखती है?
वो खुद की ओर इशारा करता है, आवाज़ तेज करते हुए, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। मेलिसा शांति से पढ़ाई में डूबी हुई। आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत बर्बर है, ना कोई स्ट्रक्चर ना कोई विधि, सब कुछ बस आपके अनुभव पर टिका है। ये बात सीधे निदेशक के दिल में चुभती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। मेलिसा धीरे से कहती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैंने यहाँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं और ध्यान से पढ़ी हैं। निदेशक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कहता है, सारी किताबें? तुम कितने दिन से पढ़ रही हो? मेलिसा शांति से पन्ना पलटते हुए, एक दिन किताबें किराए पर लीं, फिर 3 दिन से पढ़ रही हूं। निदेशक चौंकता है और अचानक झटके से एक थप्पड़ उसकी पीठ पर जड़ देता है। मेलिसा का शरीर हल्का सा डगमगाता है, उसके बिखरे बाल, थका चेहरा, आंखों में नींद भरी। वो थके हुए स्वर में कहती है, धीरे से, पापा, वो किस लिए था? अचानक उसकी पलकें झपकने लगती हैं, चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और फिर वो बेहोश होकर गिरने लगती है। निदेशक फौरन दौड़ता है, उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो उसके चेहरे को सहलाता है, फिर एक नज़र किताब पर डालता है, धीरे से उसे अपनी गोद में उठाता है। सीन बदलता है। तेज हवाओं के बीच एक आदमी सड़कों पर खड़ा है, वही जो सड़क पर निदेशक से टकराया था। अब वो एक भारी रहस्यमयी इमारत के सामने खड़ा है। उस पर लिखा है, ऑर्डर ऑफ ट्रूथ। धीरे से कहता है, कुछ दिन पहले मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर यहां लौटूंगा, हल्की हंसी के साथ, और अगर मेरी मर्जी होती तो कभी नहीं लौटता। उसकी परछाई में कुछ भेड़िए उभरते हैं, लाल आंखों वाले, नीची आवाजों में गुर्राते हुए। वो आंखें सिकोड़ते हुए सोचता है, एक शिकारी का जीवन, बस लोहा, खून, अराजकता और पागलपन। मानव त्वचा में छिपे जानवर, यही है शिकारी। और ये जगह सत्य के पुजारियों की, तर्क के भक्तों की। यहाँ कोई सुगंध नहीं है, कोई जुनून नहीं, बस बर्फ जैसी ठंडी हवा। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, मन में सोचते हुए, यहाँ के लोग सब एक जैसे महकते हैं। एक हल्की सपाट गंध, जैसे ठंडे पत्थरों में कैद जिज्ञासा। इसे ही कहते हैं सत्य की खुशबू। पर कोई भी इत्र इस नीरसता को छुपा नहीं सकता। दरवाजा खुलता है, अंदर बैठा है एंड्रयू, शांत, गंभीर चेहरा। देखते हुए सोचता है, इसे जिज्ञासा की खुशबू के नाम से भी जाना जाता है। चाहे यह जगह कितनी भी आलीशान क्यों ना हो, वे इस सुगंध की नीरसता को छिपा नहीं सकते। एंड्रयू उसे देखते हुए कहता है, आप देर से आए श्रीमान एकरमैन। एकरमैन अपना कोट टांगते हुए मुस्कुराकर, एक शिकारी ना जल्दी आता है ना देर से, वो आता है जब आना तय होता है। और आप तो ये जानते ही हैं। उपाध्यक्ष एंड्रयू कुर्सी पर बैठता है, टोन में हल्की चुभन और चालाकी। या फिर आपका धैर्य सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमीर महिलाओं की बॉल का इंतजार करने तक ही सीमित है? अगर ऐसा है तो मैं अपनी अनजाने में हुई देरी के लिए माफी चाहता हूं। एंड्रयू की आंखें थोड़ी संकुचित होती हैं, चेहरा अब सख्त हो जाता है। अब बहुत मजाक हो गया बर्टन एकरमैन, वेवा आउट द पेल वॉचमैन, बताइए, क्या आप वाइल्ड को मारने का मिशन छोड़ने जा रहे हैं? एकरमैन धीरे से मास्क नीचे करता है, चेहरा अब गंभीर है पर आंखों में खेल है। एकरमैन चिढ़ाते हुए, क्यों? क्या मैं नहीं छोड़ सकता?